हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक शानदार लेक्चर में आपका स्वागत है। लेक्चर, जी हाँ, वीडियो, एक तगड़ा वीडियो। सर जी क्या है? फिर से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। कौन सा सर? 2014। मैंने कहा था होने वाला है शानदार तरीके से। शानदार तरीके से लास्ट पेपर जो मेरे को आपको देना था वो ये है 2014। शानदार 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और मैं बोलूं तो मेरा ही पेपर है, मेरा ही पेपर है, ये मान के चलिए। ठीक है, मेरा ही पेपर है। यही पेपर मैंने दिया था 2014 का। बढ़िया शानदार। और मैंने देखा था 15 के पे आपके कमेंट्स आए हैं बढ़िया शानदार तरीके से। बस उनको और करते चलिए सर, ये सब आपके फायदे के लिए, सब आपके लिए हैं। बस एक बार करते चलो, बिंदास करते चलो, मजा आएगा शानदार तरीके से। ठीक है, तो चालू करें। बताओ चालू करें एक तरफा। ठीक है सर, डन 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 डन। ये लीजिए सर, इंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले, देखिए जरा इंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले, बिल्कुल इंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले हैं मजेदार तरीके से। देखिए जरा, पहले ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ये तो सब जगह लिखते हैं, हमारे ऊपर होता है हम कंपलसरी मानते क्या नहीं। ए मानना रे, बिल्कुल मजाक मस्ती नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक आर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड कैरी 1 मार्क्स। 1 से 8 क्वेश्चन तक 1 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से 18 तक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और 2 नंबर के हैं। बहुत बढ़िया, 2 नंबर के हैं, बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 27 वो भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जो कितने नंबर के? 3 नंबर के। किसके हैं सर? 3 नंबर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 टू 30 आर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एंड कैरी 5 मार्क्स, 5 नंबर के। और फाइनली लास्ट, यूज लॉग टेबल इफ नेसेसरी, यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। कैलकुलेटर का यूज नहीं है, लॉग टेबल आप यूज कर सकते हो अगर आपको नेसेसरी है तो। चल डन, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलते हैं। सर जी पहला क्वेश्चन ही सरफेस केमिस्ट्री का आ गया। पहला क्वेश्चन ही किसका आ गया? सरफेस केमिस्ट्री का। तो इसको फिर अब नहीं करेंगे सर, सरफेस केमिस्ट्री अपने चैप्टर में नहीं है, इस साल कंसीडर नहीं है, इसलिए अपन उसको देखने वाले नहीं है, बिल्कुल नहीं देखने वाले। तो चाहे तो इसका आंसर लिख सकते हैं। सर व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक मेटल इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर? सर ये क्वेश्चन भी मेटलर्जी का है, और मेटलर्जी भी आपके कोर्स से हट चुका है। मेटलर्जी जो चैप्टर है वो भी आपके कोर्स के अंदर नहीं है। और अगर कोर्स के अंदर नहीं है तो सर इस क्वेश्चन को भी छोड़ना पड़ेगा। कहोगे सर आज तो पहले दूसरे क्वेश्चन ही छोड़ रहा है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, चाहो तो ये आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, बिल्कुल भी जल्दी। ये Zn2+ है। ठीक, डन। क्वेश्चन नंबर 3, सर ये भी अपने कोर्स का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पी ब्लॉक का है, ग्रुप 15 पी ब्लॉक का है। ग्रुप 15 पी ब्लॉक का है, और जब ग्रुप 15 पी ब्लॉक का है तो सर मान के चलिए ये भी अपन कंसीडर नहीं करेंगे। कहेंगे सर ये तो इन अ रो हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कंसीडर ही नहीं है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। H3PO3 की बेसिसिटी की बात करनी है। किसकी बेसिसिटी की? किसकी? H3PO3। डन। हाँ ये है अपना, ये है अपना भैया क्वेश्चन नंबर 4। क्या पूछा है? आइडेंटिफाई द चिरल मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग पेयर। सर जी चिरल मॉलिक्यूल को आपको देखना है किसके अंदर? फॉलोइंग पेयर के अंदर। अब चिरल क्या होता है सर? बेसिकली चिरल जो होता है वो होता है ऐसा कार्बन, चिरल जो होता है वो ऐसा कार्बन, एक बात याद रखिएगा, जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो। जिसकी चारों वैलेंसी क्या हो सर जी? डिफरेंट हो, उसको अपन कहते हैं चिरल कार्बन। उसको अपन क्या कहते हैं? चिरल कार्बन। चेक करिए सर, ये वाला जो होगा एक ही बॉन्ड है तो ये CH3 होगा। ये जो है ये भी एक कार्बन, 2 लगे हैं तो CH2 होगा। फिर यहां पर C, नीचे Cl हो जाएगा, इसके साथ H जोड़ा है और फिर यहां CH3 हो जाएगा। बिल्कुल। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब इस कार्बन पे देखो कितने लोग जुड़े हैं।
इस कार्बन पे कितने लोग जुड़े हैं जरा देख लो। देखिए पहले तो एक ये जुड़ा हुआ है इथाइल, फिर एक जुड़ा हुआ है मिथाइल, और उसके बाद एक जुड़ा है हाइड्रोजन और एक जुड़ा है क्लोरीन। मतलब सर ये चिरल लग रहा है, ये चिरल कार्बन हो सकता है सर, ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको चेक कर लो, मेरे को तो इस पे लग रहा है क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी अलग है, एक क्लोरीन से, एक इथाइल से, एक हाइड्रोजन से और एक मिथाइल से। बिल्कुल, इधर आओ जरा। सर ये वाले एंड पे क्या होगा? CH3, पीछे वाले पे क्या होगा? CH2, फिर उसके पीछे वाले पे क्या होगा? CH2, फिर उसके पीछे वाले पे क्या होगा? CH2, और उसके पीछे वाले पे क्या होगा? Cl। ये देखिए, ठीक है। तो अब देखिए ये कार्बन को फोकस करना, एक पे तो पूरा प्रोपाइल, एक पे क्लोरीन और दो पे हाइड्रोजन, दो वैलेंसी सेम हो गई। दो पे हाइड्रोजन है, दो वैलेंसी क्या हो गई? सेम हो गई, इसीलिए ये चिरल नहीं है। तो भैया चिरल कौन सा है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला इज द चिरल कार्बन, फर्स्ट वाला इज द चिरल कंपाउंड बिकॉज इट कंटेन चिरल कार्बन। जल्दी जल्दी जल्दी, इसीलिए अपना मेन आंसर जो है सर वो ये है, बिल्कुल यही है अपना चिरल मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत तो नहीं? ये देखिए डन, ये देखिए सर यही है। अच्छा अब ये मत बोलना सर ये तो अलग दिख रहा है, अरे इसी को उल्टा के रख दिया, बस पलटा के रख दिया, ये ऐसा था इसको ऐसा कर दिया, बस दैट्स इट। 2-क्लोरोब्यूटेन, क्या है सर जी? 2-क्लोरोब्यूटेन। शानदार सर जी ये भी अपना इंक्लूडेड नहीं है, क्यों? क्योंकि ब्यूनेस, प्रोटीन, पीवीसी ये सब अपने आते हैं पॉलीमर में, और पॉलीमर चैप्टर भी अपना हट चुका है। बिल्कुल, ये देखिए सर ये तो पता है, अपन सबको पता है, प्राइमरी अमीन ये रहा प्राइमरी अमीन, इसको डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है। क्या बनाना है? डाइजोनियम सॉल्ट। ये बन गया डाइजोनियम सॉल्ट, और जब डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है तो इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है सर? इस रिएक्शन को कहते हैं डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं सर जी? डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। देखिए डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या कहते हैं इसको अपन? डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल 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 शानदार मजेदार। ठीक है डन। चलो प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज को जब पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा सर? अपन सबको पता है, सुक्रोज को अगर आप पानी में डालोगे तो दो चीजें बनेंगी सर, दो चीजें, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। क्या बनेगी सर जी? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। शानदार, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, शानदार, एकदम बढ़िया एकदम शानदार। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, जल्दी नोट डाउन करेंगे सर, जल्दी जल्दी जल्दी, एक तरफा जल्दी करेंगे नोट डाउन। हाँ एक नंबर एक नंबर एक नंबर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया। चलिए हाँ क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 8, देखो 7 हो गया था ना, हाँ 8। सर जी देख रहे हो मेरा पेपर कितना बढ़िया आया था, 1 नंबर। अब पूछा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ पी मिथाइल बेंजल्डिहाइड। पहले तो बेंजल्डिहाइड बना लो सर, बेंजीन के ऊपर जब CHO लगता है तो उसको बेंजल्डिहाइड कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? बेंजल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी? बेंजल्डिहाइड। जब CHO लगता है उसके साथ पी पे क्या लगाए? मिथाइल लगाए, तो ये CH3, ये लग गया CH3, तो इसको अपन कहते हैं पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड। क्या कहते हैं? पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड, क्योंकि पैरा पोजीशन पे कौन लगा है? मिथाइल ग्रुप। कौन लगा है? मिथाइल ग्रुप, इसीलिए इसको अपन कहते हैं पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड। जल्दी देखेंगे जल्दी देखेंगे, ये देखिए सर, पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड, पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड, जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड। जल्दी 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 क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त, क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त, बिल्कुल डन। चल क्वेश्चन नंबर 9 काय का है क्वेश्चन पता है? देखिए उसमें साफ साफ लिखा है डेंसिटी दी है, FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये सर जी सॉलिड स्टेट का है, किसका है? सॉलिड स्टेट का।
और सॉलिड स्टेट हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए उसको इंक्लूड हम नहीं करेंगे, बिंदास नहीं करेंगे, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 अपना इंक्लूडेड नहीं है। ये देख लीजिए सर, इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन भले देखना चाहे देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अपन इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या एल्यूमिनियम की बात हो रही है क्या? हाँ बिल्कुल एल्यूमिनियम की बात हो रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मतलब एल्यूमिनियम यहां पर अपना कंसिडर है, डन। चलिए नेक्स्ट देखिए सर जी, ये भी देखिए नॉन स्टेशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स, मतलब ये भी आपका सॉलिड स्टेट का है। किसका है सर जी? सॉलिड स्टेट का। ये वाला भी क्वेश्चन आपका किसका है? सॉलिड स्टेट का। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 सॉलिड स्टेट, तो ये भी आपका अपन इंक्लूडेड नहीं करेंगे। देखिए ध्यान से, बिल्कुल ये इसका आंसर है। ये आता है क्वेश्चन नंबर 10 का, और जो भी सॉलिड स्टेट से ये देख लीजिए टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये भी कंसीडर है। और अपन कंसीडर क्यों नहीं कर रहे सॉलिड स्टेट को? क्योंकि वो इस साल के कोर्स में नहीं है। तो सर ये 10th क्वेश्चन था, किसका आंसर है? ये अपना इसका ही आंसर है 10th वाले का। और ये आता है अपना क्वेश्चन सर कोलराइश लॉ, याद आया? बिल्कुल अपन ने पढ़ा है, कोलराइश लॉ पे बात करी थी मैंने कहा था कोलराइश भैया आए थे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला, वही वाली बात है। चलो एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे। स्टेट द कोलराइश। चलिए देखा क्वेश्चन नंबर 18, बढ़िया क्वेश्चन है सर जी, 1 नंबर। चलो आओ देखते हैं सर, बढ़िया है, 1 नंबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ जाओ। स्टेट द कोलराइश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, व्हाट डज द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। सर जी व्हाई डस, पहले तो बात समझिए, स्टेट द कोलराइश लॉ। कोलराइश लॉ ने क्या कहा था ये बता दो। कोलराइश लॉ ने ये कहा था सर आप मोलार कंडक्टिविटी निकाल रहे हो किसी ना किसी की, हमने कहा अच्छी बात है, उसको आप इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दो। क्या कर दो सर? इनफाइनाइट डाइल्यूट मतलब सर बहुत सारा पानी मिला दो। कहते हैं ना आटे में पानी मिलाते चले आओ, मिलाते चले आओ, वैसे ही पानी मिलाते चले आओ। सर एक टाइम आएगा जब कंसंट्रेशन बिल्कुल लगभग 0 हो जाएगा और डाइल्यूशन एकदम इनफाइनाइट हो जाएगा। उस टाइम पे अपन कहेंगे मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या कहेंगे सर? मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और उसको ऐसे लिखा जाता है लैम्डा नॉट एम। मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, या मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन। लेट सपोज आप मान लो उसकी निकाल लो CH3COH, इसकी मोलार कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालोगे तो पता है किसके बराबर होगी? इसके आयंस के मोलार कंडक्टिविटी के बराबर। ये हो गया CH3CO माइनस प्लस लैम्डा नॉट H प्लस, ये देखो इसके बराबर होगी मोलार कंडक्टिविटी। यही था कोलराइश लॉ कि किसी की भी मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर निकालनी है तो वो किसके बराबर होगी? उसके आयंस के मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के सम के बराबर। यही लिखा होगा Kohlrausch law of independent migration of the ion. The law states that the limiting molar conductivity of an electrolyte can be stated as the sum of the individual contribution of the anion and cation of the electrolyte. जो भी यहां दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, उनके सम के बराबर उसकी मोलार कंडक्टिविटी देखने को मिलेगी। बस 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 बस, ये था आपका कोलराइश लॉ। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो कोलराइश लॉ का, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी 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 जल्दी, शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से फटाफट करेंगे सर। हो गया? चल, अब इनने क्या कहा था सर? कंडक्टिविटी, जो कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है किसके साथ? डाइल्यूशन के बढ़ने के साथ। कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है डाइल्यूशन के बढ़ने के साथ। मैंने कहा ठीक है सर देख लेंगे, फिर कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है डाइल्यूशन के साथ, तो सबको देख लेंगे, बढ़िया तरीके से देख लेंगे। ठीक है सर, डन। अब समझो बात को सर। लेट सपोज ये मेरा एक कंटेनर था, ये मैं वैसे पहले भी पढ़ा चुका हूं। अब कंडक्टिविटी क्या होती थी? कंडक्टिविटी कहती है, यहां पर आप इमेजिन करो 1 मीटर क्यूब। क्या इमेजिन करो सर? 1 मीटर क्यूब। इस 1 मीटर क्यूब के अंदर जितने भी आयंस होंगे
उनके वजह से जो कंडक्टिंग पावर होगी उसी को कंडक्टिविटी कहेंगे। लेट सपोज इसके अंदर 4 आयंस थे, ये 4 पॉजिटिव आयंस बना दिए, और इन चारों की वजह से जो भी यहां पे करंट होगा, जो भी यहां पे कंडक्शन होगा, उसी को अपन कहते हैं कंडक्टिविटी। हमने कहा ठीक है सर। अब हमने कहा ये डाइल्यूशन पे कम कैसे होती है वो बताओ, तो हमने इसको किया डाइल्यूट। ठीक है सर, इसको हमने किया डाइल्यूट। ठीक है, क्या किया? डाइल्यूट। ये किया हमने डाइल्यूट। ठीक है, जैसे ही डाइल्यूट किया तो सर पानी बढ़ गया, पानी बढ़ गया, लेकिन 1 सेंटीमीटर क्यूब तो अभी भी उतना ही होगा। सर वो थोड़ी बढ़ जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब तो अभी भी उतना ही होगा। 1 मीटर क्यूब, सॉरी 1 मीटर क्यूब तो उतना ही होगा। लेकिन सर जब एरिया बढ़ गया, पानी बढ़ गया, तो आयन भी कह रहे होंगे थोड़ा दूर दूर बढ़ जाते हैं, अपनी जगह है तो दूर दूर चले गए होंगे। और दूर दूर जाने की वजह से हो सकता है 1-2 आयन से 1 मीटर क्यूब से बाहर चले गए होंगे। तो एक आयन ये, एक आयन ये, 2 आयन बाहर चले गए। बाबा रे बाबा, 2 आयन बाहर चले गए, अब बचे उसमें सिर्फ 2 आयन। और सर हम जानते हैं किसी भी चीज की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पे। किसी भी चीज की कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पे। अगर नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो रहे हैं, पक्की बात है कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। यही रीजन होता है जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं, और अगर पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गए तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। यही आपका फाइनली आंसर था जो आपको पता होना चाहिए था। देखिए मैं दिखाता हूं, पढ़िएगा। कहां से? यहां से। ऑन डाइल्यूशन द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है एज द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। बिल्कुल, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। डन डन डना डन डन। जल्दी देखिए, जल्दी देखिए, जल्दी। डन डना डन डन। ये क्वेश्चन होता है यहां पे समाप्त। बढ़िया, चमका कि नहीं चमका? तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए चमक गया, चमक गया। चलो 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 चलो, जल्दी चलो, फटाफट चलो। ठीक है, डन, ठीक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? चलिए सर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर अ केमिकल रिएक्शन R gives P, the variation in the concentration R versus time plot is given as। रिएक्टेंट को अपन काय में बदल रहे हैं? रिएक्टेंट को अपन काय में बदल रहे हैं? प्रोडक्ट में। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और द वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन R वर्सेस टाइम प्लॉट इज गिवन बाय। ठीक है सर, ये आपको एक प्लॉट दे दिया है। ठीक है, ये दे दिया है, रिएक्टेंट और टाइम के बीच में अपन को दे दिया है। हमने कहा ठीक है सर। बोल रहा है प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। कौन सी ऑर्डर का ये ग्राफ है ये बता दीजिए। सर मैं आपको बताऊं मैंने आप लोग को सिखाया था, अगर यहां पर लॉग नहीं लगाया, अगर लॉग होता तो ये फर्स्ट ऑर्डर का होता, और अगर वहां लॉग नहीं है तो ये पक्की बात है जीरो ऑर्डर का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? जीरो ऑर्डर का। अगर आप चाहो तो मैं 2 मिनट में आपको निकाल के ही बता सकता हूं। 2 मिनट में मैं आपको इसको निकाल के ही बता सकता हूं। जीरो ऑर्डर क्या होता है सर? जीरो ऑर्डर क्या होता है ये देखिए, A0 माइनस A अपॉन T। अपन A लेते थे कंसंट्रेशन, इनने लिया है अपन का रिएक्टेंट R, तो अपन इसको R से बता देते, कोई दिक्कत नहीं। डिनोशन में चेंजेस हो सकते हैं सर, तो ये हो जाएगा R0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस R फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो कि बोला है अपॉन T। अब सबसे पहले इसको सर y इक्वल्स टू mx प्लस c में बनाओ। लाइन की इक्वेशन होती है ना y इक्वल्स टू mx प्लस c, इसमें बनाने की कोशिश करो, जिसमें आप देख रहे हो x की जगह पे t है और y की जगह पे r है। हमने कहा ठीक है सर, तो पहले इधर इंटू करो, क्या हो जाएगा? kt इक्वल्स टू R0 माइनस R, यही होगा। अब R को इधर ले आओ,
के टी को उस साइड ले जाओ तो माइनस के टी प्लस आर नॉट। अब देखो मैच कर लो सर, अब मैच कर लो। आर क्या है, किसकी जगह पे आ गया, वाई की जगह पे। देखो आर कहां पर आ गया, वाई पे आ गया। उसके बाद क्या है, एम एक्स। ये देखिए एक्स की यहां पे कौन आ गया, टी आ गया। देखिए एक्स की यहां पे कौन आ गया, टी आ गया। और टी के साथ ये जो एम है, ये जो आपको एम दिख रहा है, इसको कहते हैं स्लोप। इसको क्या कहते हैं अपन, स्लोप। तो बेसिकली यहां पर एम की जगह पे कौन है, माइनस के। तो सर जी यहां पर स्लोप मिल गया मेरे को माइनस के, स्लोप मिल गया मेरे को माइनस के। और अगर सर स्लोप नेगेटिव है, वैसे तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए, लेकिन स्लोप जो है वो नेगेटिव है, इसलिए ग्राफ नीचे की तरफ होगा। तो सर कंफर्म होता है कि ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, जीरो ऑर्डर। तो क्या बोला है इनने, बोला है प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, तो भैया ऑर्डर क्या हो जाएगी, जीरो ऑर्डर का ग्राफ है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व, ये देखो भैया निकाल दिया, माइनस के इज द स्लोप ऑफ द कर्व, माइनस के इज द स्लोप ऑफ द कर्व। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया था, इससे आसान कुछ हो सकता था क्या, नहीं 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 नहीं, जल्दी, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता था। जल्दी लिखो जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता था। शानदार, मजेदार और लाजवाब। चलिए देखिए, जीरो ऑर्डर, द स्लोप ऑफ द कर्व इज माइनस के, अ नेगेटिव स्लोप। ठीक है सर, डन। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो एक बार, ठीक है, डन। सर एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल, गिव वन एग्जांपल। सर जी मेटलर्जी का क्वेश्चन है जो कि अपने कोर्स में नहीं है, जो कि अपने कोर्स में नहीं है। ठीक है, आंसर लिखना चाहो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। नारन नारन 14 कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। सर जी फॉस्फोरस ज़ेनॉन, मतलब ये आपके पी ब्लॉक का क्वेश्चन है सर, और पी ब्लॉक भी अपने अभी कोर्स में अवेलेबल नहीं है, इसलिए अपन इस क्वेश्चन को भी यहां पर ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे क्वेश्चन नंबर 14 को भी। ठीक है, चलिए वैसे आंसर्स होंगे तो वो देख लीजिए आप जरूर, अगर होता तो फटाफट बताते, मजा आता है सर जी। पी ब्लॉक तगड़ा टॉपिक था, एक नंबर। ये भी देखिए पी ब्लॉक का ही क्वेश्चन है, XCF2 और BrF3 का स्ट्रक्चर पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी नहीं है। लीजिए सर 13, 14, 15 है, ये तो ऐसे ही हट गए, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई। ये देखिए, ओके, क्वेश्चन नंबर 16। और सर ये 16 वाला जो क्वेश्चन है, मैंने आपको बताओ कितने पेपर्स करवा दिए, देखो मैंने आपको 23 कराया, मैंने आपको 22 कराया, मैंने आपको 21 कराया, मैंने आपको 20 कराया, मैंने आपको 19 कराया, मैंने आपको 18 कराया, मैंने आपको 17 कराया, मैंने आपको 16 कराया, मैंने आपको 15 कराया, और मैं अब करा रहा हूं आपका 14। ये गोइंग ऑन है सर। इतने पेपर में कई बार रीमर टीमर रिएक्शन पूछी जा चुकी है जी, बिल्कुल सर। नेम रिएक्शन तो मैं कह रहा हूं भैया याद रख लो, विलियमसन, और ये कई बार आ चुकी है किसके अंदर सर, इन सारे पेपर्स में मैं करा चुका हूं, तब तक मैंने किसी में भी नहीं छोड़ा था, लेकिन अब नहीं सर। सर नेम रिएक्शन पे तो मैं बात करूंगा ही नहीं, कई बार पढ़ाई है। अरे पूरे पूरे नेम रिएक्शन के मैंने लाइव लेक्चर तक लिया हुआ है आपके सामने, नेम रिएक्शन का तो लाइव लेक्चर में पूरी नेम रिएक्शन एक एक करके पढ़ाई है, कई बार रिकॉर्डेड में तक बताइए मैंने किसको, रीमर टीमर विलियमसन, इन सबको। तो भैया बस आप लगे रहो, अगर आप चीजों को छोड़ोगे आप अपने आप को पीछे पाओगे, और अगर आपको पीछे नहीं होना है, टाइम से बनते चलना है, टाइम से लगे रहना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी सर। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे आप पीछे होते जाएंगे, बिल्कुल पीछे होते जाएंगे, कोई आपको नहीं बचा पाएगा सर। तो इस बात का ध्यान रखें, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, और ध्यान रखना जरूरी है सर, बिल्कुल जरूरी है। चलो डन 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 डन, चलो जल्दी 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 जल्दी, फटाफट, एक तरफा। चलिए 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 कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो ये वाला मैं आपको बताने वाला नहीं हूं,
ये देखिए, ये आपकी रीमर टीमर है, कई बार करवाई है, ये विलियमसन है, कई बार हो चुकी है। ठीक है, कुछ नहीं होता, यहां से आपका Na और ये Br, Na Br निकल जाता है, CH3 यहां लग जाता है। सर ईथर और ईथर बनाने की प्रोसेस को विलियमसन कहते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। हाँ, ये मैकेनिज्म मैं बताना चाहूंगा, बिल्कुल ये मैकेनिज्म जरूरी है, ये मैकेनिज्म जरूर बता दूंगा। सर इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म भी है, जरूरत पड़ेगी इसकी, आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो 3 स्टेप में होने वाला है, बहुत ईजी है। सर यहां छोड़ दो, यहां मत देखो, आप बस यहां चलो मेरे साथ। ठीक है, सबसे पहले अगर आप रिएक्शन को देख लो क्या हो रहा है। सर सबसे प्यारी रिएक्शन लग रही है ये, सर OH है। इसको कराने के लिए क्या किया होगा सर, इसकी रिएक्शन HBr से कराई है। अब समझो, HBr से कराइए तो ये H2O निकल गया होगा, ओहो, और ये Br जुड़ जाएगा, तो CH3 CH2 Br प्लस H2O प्लस H2O, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है सर, डन। अब इसको अपन को करना है, तो सर सबसे पहले तो HBr को तोड़ो, सबसे पहले तो HBr को तोड़ो, H प्लस प्लस Br माइनस, यही टूटेगा अपना। ठीक है सर, और सबसे पहले वो जाके अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, कौन? H प्लस। आ जाओ सर, अल्कोहल को आप जानते हो बहुत बढ़िया आदमी है ना, ज्यादा खुश मत हो रे, अल्कोहल सुनते सुनते आधों के चेहरों पे खुशी आ जाती है। देखो प्लस कौन हो जाएगा? H प्लस। ठीक है, तो ये H प्लस इस पे अटैक करेगा, क्यों? बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, चढ़ जाएगा, कहेगा मैं आ रहा हूं। अब ऑक्सीजन के पास यहां पर 2 हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। ऑक्सीजन गुस्से में कहता मेरा इलेक्ट्रॉन चला गया, अमीचे तो मां, वो वाला इलेक्ट्रॉन चला गया भाई का। इसको कहते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, मतलब भैया उसके ऊपर, एल्कोहल के ऊपर एक प्रोटॉन लग गया है। ठीक है, ठीक है सर, भैया उसको अपना इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, तो भैया वो देखो, हाइड्रोजन को तो उसने अपनी मर्जी से दिया है, लेकिन कार्बन से तो छुड़ा लेगा, कहेगा भैया मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब आपको जो करना है वो सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो नहीं तो आपसे छुड़ा के भग जाऊंगा। ये भग गया लेके, कार्बन के साथ धोखाधड़ी हो गई। कार्बन कहता है ये तमाशा मुस्कुराकर हम भी देखेंगे, और भैया कार्बन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज और पानी बाहर। अब ये जो बना ये बन गया कार्बोकेटायन, अब ये जो बना ये बन गया कार्बोकेटायन। हमने कहा ठीक है सर कार्बोकेटायन बन चुका है, बहुत बढ़िया। ये 2 स्टेप समझ में आई, ये थी अपनी स्टेप नंबर 1। इसको नहीं मान रहे अपन फर्स्ट, इसको मानेंगे स्टेप नंबर 2। ठीक है, अब भैया थर्ड में कौन आने वाला है? Br माइनस आएगा, आ जाओ लेके आओ। और ये आपका Br माइनस। अब तो आपको दिख रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब तो आपको दिख रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, फटाफट अटैक हो जाएगा। ये कहेगा मैं आ रहा हूं, माइनस प्लस बोलेंगे आजा आजा, और ये बन गया आपका फाइनल कंपाउंड। ओहो हो, इसको कहते हैं ब्रोमो इथेन, इसको कहते हैं ब्रोमो इथेन। जल्दी देखिए, इसको कहते हैं ब्रोमो इथेन, जल्दी जल्दी जल्दी, इसको कहते हैं ब्रोमो इथेन। फटाफट देखेंगे सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कितना बढ़िया था, मैकेनिज्म पूछा, हमने मैकेनिज्म दे दिया उसको। ये देखिए दिल निकाल के रख दिया सर मैकेनिज्म के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल, कितना इजी था मैकेनिज्म। वही अंदर की चीजें पूरा बता दो कैसे कैसे हुआ है, तो बस वैसे ही जो दिल में चल रहा था दिल आपके सामने रख दिया, भैया ये घटनाएं हो रही हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये वाला पार्ट करिएगा, ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। चलो वो तो ऐसा रहता है रेफरेंस के लिए, कभी कभी होता है कि उसकी फोटो ले लो, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कर लिया ये, चलो एक बार इसका ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। हो गया डन। चलो क्वेश्चन नंबर 18 सर देखिए कौन है? बेकेलाइट। कौन है? नियोप्रीन। बेकेलाइट नियोप्रीन, ये जो दोनों के दोनों हैं सर, ये पॉलीमर चैप्टर के। किसके हैं सर जी? पॉलीमर चैप्टर के हैं। और पॉलीमर चैप्टर अपने कोर्स में नहीं है, बिल्कुल पॉलीमर चैप्टर अपने कोर्स में नहीं है।
अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोर्स में था नहीं, इस साल उसको रिमूव कर दिया गया, इसलिए अपन इसको नहीं पढ़ेंगे। सर मोनोमर पूछे थे, फटाफट हो जाता है, एक नंबर की तो चीज थी सर, फटाफट एक एक नंबर मिलते हैं। ये देखिए बेकेलाइट का फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड और नियोप्रीन का 2-chloro-1,3 ब्यूटा 1,3 डाइन, ब्यूटा डाइन या चाहे तो अपन ब्यूटा 1,3 डाइन भी लिख सकते थे, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है क्लोरोप्रीन। लेकिन कोई नहीं, जिसको फोटो लेना है वो ले लीजिए, लेकिन ये अपने कोर्स में क्वेश्चन नंबर 18 नहीं। हाँ, अब आएगा मजा। डेल्टा जी मांगा है सर भाई ने डेल्टा जी मांगा है, अब भी निकाल के दूंगा सर, अब भी निकाल के दूंगा सर, और यही निकाल के दूंगा। क्या पूछा है क्वेश्चन सुनिए, कैलकुलेट डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन। ठीक है सर, ये रिएक्शन दे दी, मैग्नीशियम प्लस कॉपर आयन गिव्स मैग्नीशियम आयन प्लस कॉपर। आपको साफ साफ दिख रहा है कि कॉपर का रिडक्शन हो गया और मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन। उसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि उसने ई नॉट सेल दे दिया, कितना दे दिया 2.71, और 1 फैराडे कितना होता है 96500 कूलम, वो भी बता दिया। हमने कहा ठीक है सर, निकालना क्या है डेल्टा जी। गिवन क्या है सर, ई नॉट सेल, कोई फॉर्मूला होता है क्या? हाँ सर होता है ना, -NF ई नॉट सेल। मैंने कहा बहुत शानदार, मैंने कहा बहुत शानदार। अब मुझे ये बताओ ई नॉट सेल आपके पास है क्या? हाँ सर है। कितना है? 2.71। ठीक है। एफ बोले तो फराडे, क्या आपके पास है ना सर? और नहीं भी होता तो सर आपने याद करवाया था 96500 कूलम, बिल्कुल। सर एन क्या होता है? सर एन जो होता है वो होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन जो होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन में इधर उधर ट्रांसफर का काम करते हैं। हमने कहा ठीक है, तो आ जाओ। तो मैंने कहा आ जाओ। अब देखो सर, अगर आप प्यार से देखोगे तो मैग्नीशियम के ऊपर 0 है और कॉपर के ऊपर 2+ है, फिर यहां मैग्नीशियम के ऊपर 2+ है और कॉपर के ऊपर 0 है। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो मैग्नीशियम 0 से क्या बन रहा है? 2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। कॉपर 2+ से क्या बन रहा है? 0, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का गेन। तो लेन देन कितने का हुआ सर जी? 2 मिल गए ना 2 इलेक्ट्रॉन, मिल गए ना 2 इलेक्ट्रॉन। क्या दिक्कत की बात है? तो n की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन अपने सामने आ चुकी है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं। सर अब रख दो फॉर्मूले में, डलते थोड़ी है। तो -2 96500 इंटू 2.71। ठीक है, -2 965 और 271, यही होगा। मैं इंटू इसलिए करना चाह रहा हूं कि सर आपके सामने कोई गलती ना हो। ये 2 1 2, 2 7 14, 1 ऊपर, यह जाएगा 542। अब भाई इतना तो आप ही कर लोगे यार, ये कर लोगे ना। यहां से आपका आंसर आएगा जूल में, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप उसको किलो जूल में बदलो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था किलो जूल में आंसर आपका बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा, चांसेस कम रहेंगे कि आपकी गलती हो। तो ये इंटू करके बस आपको निकालना है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस डैश, और उसको फिर किलो जूल में बदल देना। किलो जूल में बदलने के लिए क्या करना है? 3 डेसिमल पीछे ले जाना। पीछे मतलब इधर की तरफ। जैसे लेट सपोज कहीं आया 1258695 जूल, तो उसको किलो जूल में क्या करते हैं? 3 पॉइंट पीछे ले जाओ, 1 2 3, 1258.695, ये हो गया किलो जूल में, ये हो गया किलो जूल में। ऐसे करते हैं सर, ऐसे करते हैं, बिल्कुल जल्दी नोट डाउन करेंगे। तो कितना आसान था सर, 3 नंबर का क्वेश्चन था, फट से सॉल्व हो गया। और 3 नंबर में ये 2 नंबर का होगा और ये 1 नंबर का। इसको तो अब भी बताता हूं, फ्यूल सेल है आंसर। देखो क्या लिखा है, नेम द टाइप ऑफ सेल दैट वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। मैंने क्या बताया, जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं, जितने भी ऊपर की तरफ जो भी जाते हैं, उनके अंदर एक ही सेल होता है सर, उसका नाम है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ सप्लाई होती है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो इधर पे नोट डाउन करिए फटाक से, क्योंकि ये हो गया है, और इसका आंसर है नेम द टाइप ऑफ सेल, फ्यूल सेल। ठीक है, जल्दी। और अगर अच्छे से लिखना है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। वैसे फ्यूल सेल अकेला भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। चलो डन 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 डन, जल्दी फटाफट फुर्ती में करेंगे। हो गया? चल ये देखिए सर, बिल्कुल यही है। हाँ ये हटाना पड़ेगा यार, चलो यहां का हटा देते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो चलो, ये देखो, यही अपन ने किया,
देखो -2, ये 96500 इंटू 2.71, ठीक है। सॉल्व करके ये आ रहा है, देखो इनने भी किलो जूल में लिखा है, मैंने कहा किलो जूल में लिखोगे आपका फायदा सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट, देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल और फ्यूल सेल, यही कहा था, यस, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चिल, एक तरफा, यस, चमक गया। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सर जी जल्दी खत्म करना है। ओ, ये हमारे साथ गेम खेलेगा, मजेदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, मजा आता है सर इस क्वेश्चन में, है ना। ये रहता है कि बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सॉल्व करो, अपने आप आंसर मिल जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार रीड करते हैं फिर ट्राई करेंगे। द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये रिएक्शन दे दी, दो एक्सपेरिमेंट दिया, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, टाइम दिया 0 और 100। 0 सेकंड पे जो प्रेशर था वो था 0.4। अच्छा 0 सेकंड पे मतलब इनिशियल प्रेशर मान लो, क्या मान लो, इनिशियल प्रेशर। और ये 100 सेकंड पे प्रेशर कितना है, 0.7, मतलब ये आपका टोटल प्रेशर, या फिर बोलते हैं प्रेशर एट टाइम 100 सेकंड कितना दे दिया है, 0.7। पूछा है सर जी रेट कांस्टेंट निकाल दो, क्या निकाल दो, रेट कांस्टेंट। अब भी निकाल देते हैं, बहुत इजी है। चलिए हो गया, सोचा कुछ, चलो अपन करके देखते हैं। बढ़िया है सर, मजेदार है, एक नंबर है। देखो देखो देखो, बढ़िया, अभी आ जाएगा 2 मिनट में आंसर। सर पता है ये गैस फेज की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये जो है ये गैस फेज की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। किसकी सर, गैस फेज की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका एक फॉर्मूला हुआ करता था, मैंने आपको बताया भी था, क्या फॉर्मूला था सर, देखिए K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T, PI बोले तो इनिशियल प्रेशर, क्या सर, इनिशियल, कौन है इनिशियल, ये ऊपर वाला, अपॉन 2PI मतलब ट्वाइस ऑफ P इनिशियल माइनस P टोटल, माइनस P टोटल। हमने कहा ठीक है सर, डन, हमने कहा ठीक है सर, डन। चलो तो K इक्वल्स टू 2.303, सर टाइम कितना दिया है, तो जो टोटल प्रेशर हम लेंगे वो लेंगे 0.7, तो कितने टाइम पे, 100 पे, तो यहां पर आ जाएगा 100। सर यहां लॉग भूल गया मैं जल्दी जल्दी में, यहां लॉग भी है, लॉग होता है ना फॉर्मूले में, लॉग भी है, ठीक है। फिर लॉग, चलो पीआई कितना है, पीआई मतलब इनिशियल प्रेशर, क्या है इनिशियल प्रेशर जो टाइम 0 पे होता है, 0.4, फिर 2 इंटू 0.4 माइनस पीटी बोले तो 0.7। शानदार 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 शानदार, क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन 100 लॉग 0.4, 2 4 8, 0.8 माइनस 0.7 कितना हो जाएगा 0.1। सर और आप ध्यान से देखो तो ये कट के 4 बचेगा, बस क्या बचेगा 4, तो ये आएगा log 4, क्या आएगा सर जी log 4, ये आएगा log 4, ठीक है। अब आगे क्या हो जाएगा, तो K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन सर जी 100 और log 4 मैंने आप सबको पढ़ाया हुआ है 0.602, बस सर इसको सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, 3 नंबर का, एक तरफा क्वेश्चन था। जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करिए, फटाफट नोट डाउन करिए, जल्दी 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 हो जाए तो बताइएगा सर। सबसे आसान क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, चलिए हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चल ये देखिए सर 2.303 अपॉन 100, 2.303 अपॉन 100 इंटू 0.602, बस को सॉल्व करेंगे, ये आ गया आपके पास आंसर, फाइनल आंसर। सर और मैंने आपको कहा था यही मेरा पेपर था, सब बना के आया था मैं, बिल्कुल शानदार तरीके से सब कुछ बना के आया था मैं, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आई थी। जल्दी 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 नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन। चलो, what are emulsions
व्हाट आर देयर डिफरेंट टाइप्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। सबसे पहली बात तो बेटा ये चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, जो कि अपने कोर्स में नहीं है। सरफेस केमिस्ट्री जो कि अपने कोर्स में नहीं है, और अगर कोर्स में नहीं है तो फिर उसको पढ़ा नहीं सकते सर जी, इसीलिए इस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा। पहले आप चाहो तो इसके टाइप्स और इसकी फोटो ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि अपने कोर्स में नहीं है, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होने वाली। जल्दी 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 हो गया, डन। चलो सर जी क्वेश्चन नंबर 22, अगर आप इसको भी ध्यान से देखें तो सर ये पी ब्लॉक का है और ग्रुप 15 का है। देखो पी ब्लॉक में पहला वाला क्वेश्चन ग्रुप 15 का है, दूसरा ऑक्सीजन का है तो ग्रुप 16 का है, फिर ये ग्रुप 15 का है। तो पी ब्लॉक भी सर आपके कोर्स में नहीं है, तो ये क्वेश्चंस भी आपको हटाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कितने सारे क्वेश्चंस तो आपके कोर्स वाले नहीं है, तो वो तो ऐसे ही हट जाते हैं। तो भाई कितने कम क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो भैया क्वेश्चन नंबर 22 भी ओवर, क्वेश्चन नंबर 22 भी ओवर। चलो ये देख लीजिए इसके पहले आंसर्स, ए बी, ये ए वाला इसका आंसर है, ये बी वाला इसका आंसर है, और ये सी वाला इसका आंसर है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23, सर ये पढ़ने लायक है। ये अपना क्वेश्चन आ गया, शानदार क्वेश्चन आ गया, मजेदार क्वेश्चन आ गया। ठीक है, लाजवाब जिसको कहते हैं ना, वो वाला क्वेश्चन आ गया है। जल्दी देखो, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नेम बताना है। हमने कहा ठीक है सर, सर बहुत सिखाया ये तो आपने, और क्या क्या क्वेश्चन है, फिर आपको बताना है कि ये जो नीचे कॉम्प्लेक्स है ये कौन से टाइप के आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। ठीक है, और फिर बताना है कि NiCl4 वाला पैरामैग्नेटिक है और NiCO वाला अपना डायमैग्नेटिक है। क्यों क्यों क्यों, हमने कहा अभी बताते हैं क्यों क्यों, पहले इसको निपटाओ। चलो भैया, पहले मैं कहता था इसको पानी में डालो। सर पानी में डालने का फंडा आपने बढ़िया पढ़ाया था। और पानी में ये जाता था Cl- बना के, तो दैट मींस इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा। चलो सर, तो पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, इसको मानो x प्लस 0 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 2 इक्वल्स टू 1। तो x - 2 इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू आ गई 3। सर जी ये लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया पहले तो, बहुत बढ़िया तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे सर, सबसे पहले अपन लिखते हैं लिगेंड्स। तो लिगेंड्स में आएगा डाइक्लोराइडो, क्योंकि 2 क्लोरीन जुड़े। फिर आएगा, नहीं सर पहले अमीन से आएगा, क्योंकि अमीन का ए पहले आता है। तो ये आ गया अमीन, और अमीन कितने लगे हैं 4, तो वो आगे आ जाएगा टेट्रा अमीन। टेट्रा अमीन डाइक्लोराइडो क्रोमियम, क्या है सर जी, क्रोमियम। और क्रोमियम में अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखे तो कितनी है 3। उसके बाद कौन था, क्लोराइड था। तो सर ये आपका नाम हो गया, ये आपका नाम हो गया। देख लीजिए, टेट्रा अमाइन डाइक्लोराइडो क्रोमियम 3 क्लोराइड, ये आपका नाम हो गया सर। पहला वाला क्वेश्चन यही है। अभी मैं दिखा देता हूं इसको पीछे, ये देखिए नीचे ही लिखा हुआ है। रुको इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे रखते हैं। ये देखिए, टेट्रा अमाइन क्लोराइडो डाइक्लोराइड, ये देखिए डाइक्लोराइड नहीं होगा, क्लोराइडो होगा। रुक जाइए, इसको मैं बता देता हूं, ये डो होगा। क्लोराइडो क्रोमियम 3 क्लोराइड, बिल्कुल डिक टू सेम है। चलिए सर, ये देखिए सर, अब भैया हमारा जो आपने अभी बोला ये दिखाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये आपने जो बताया था, ये देखिए +3, ये हमारे दिखाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या दिखाएगा सर, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल कैसे दिखाएगा सर, देखिए इसकी जब अपन मिरर इमेज देखेंगे तो वो नॉन सुपर इंपोजेबल आएगी। इसकी क्या मिरर इमेज जो होगी नॉन सुपर इंपोजेबल आएगी। कैसे, ये देखिए कोबाल्ट हो गया। चलो बनाते हैं पहले इसको। ये EN क्या होता है, बाइडेंटेड होता है, तो ये 2 से लोन पेयर दे दिया, यहां पे भी 2 से दे दिया, यहां पे भी 2 से दे दिया, ये बन गया अपना एक डायग्राम। अब इसकी मिरर इमेज बनाओ। क्या बनाओ, इसकी मिरर इमेज। चलो सर, इसकी क्या बनाओ, मिरर इमेज।
ये हो गया, ये वाला पार्ट कहां चले जाएगा, लेफ्ट में, राइट में चले जाएगा, और ये वाला जो राइट में वो लेफ्ट में आ जाएगा। ये दिख रहा है। अब देखिए ये दोनों मिरर इमेज सेम नहीं है, अलग अलग है, और जब भी मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल होती है वो ऑप्टिकल आइसोमर दिखाता है। और इसको भली नाम देना चाहो तो इसको बोल दो लीवो, और इसको बोल दो भली डेक्स्ट्रो, इसको बोल दो डेक्स्ट्रो। अगर ये लाइट को राइट में घुमाएगा तो ये लाइट को लेफ्ट में घुमा देगा, और दीस आइसोमर्स आर नोन एज इनैंशियोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर। इन्हीं को इनैंशियोमर्स या फिर अपन ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। तो COEN3 प्लस 3 कौन से आइसोमेरिज्म दिखाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या दिखाएगा सर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जल्दी देखिए कौन सा आइसोमेरिज्म दिखाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जल्दी देखिए, जल्दी जल्दी, कौन सा आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये लीजिए बी वाला भी आपका क्लियर हो गया, बिल्कुल। जल्दी 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 जल्दी, हो गया डन, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, पक्का डन। चलो ओके ओके ओके, अब बारी है थर्ड वाले की। थर्ड क्या बोला था सर, सर आपने थर्ड ये बोला था कि NiCl4 -2 ये आपका पैरामैग्नेटिक है और ये आपका डायमैग्नेटिक है। रीजन बताऊं सर, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और वो वीक लिगेंड है, लेकिन थोड़ा इसको प्रूव कर देंगे। चलो पहले Na को देख लो, निकल कितना होता है 28, आयरन कोबाल्ट निकल, ठीक है। 28 बोले तो आर्गन 3d8 4s2 4p0। मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, सब लोग निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर। मेरे हिसाब से सबको ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा। जल्दी बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। सर 2 आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन उड़ जाएंगे और वो एस वाले जाएंगे। ये देखिए ये देखो दिख रहा है। अब यहां पर डी में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 8। 8 का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? ठीक है सर। एस वाला खाली है और पी वाला भी खाली है। सर जी कितने लिगेंड्स आने हैं आपके पास? लिगेंड्स आने हैं 4। तो पहला लिगेंड, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 लिगेंड्स आ गए। कितने लिगेंड्स आ गए अपने पास? 4। भाई साहब आप थोड़ा ऊपर जाएंगे, हाँ। और ये जो चारों हैं इसको अपन कहेंगे sp3, और जब sp3 कहेंगे तो ये आ गया टेट्राहेड्रल। और अगर आप प्यार से देखो तो सर इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख गए आपको, इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख गए, इसीलिए इसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक। इसीलिए ये वाला कंपाउंड आपके पास कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। क्योंकि क्लोरीन एक वीक लिगेंड था तो उसने पेयरिंग नहीं करवाई, पेयरिंग नहीं करवाई तो यहां पर हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल गए। क्या देखने को मिल गए सर जी? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल गए। कोई दिक्कत की बात अपन को यहां पर देखने को नहीं मिली। जल्दी 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 फिर आगे बढ़ते हैं, फिर मजा आएगा तेजी में, फटाफट। अभी इसका ये बाकी है सर, NiCO4 को भी निपटाना है। हो जाएगा, इजी है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट। ये आ गया ना sp3, अभी वो भी लेके आएंगे, वो क्या होता है? जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। वो डायमैग्नेटिक है, अभी प्रूफ कर देंगे। अच्छा आप देखो ना उसमें क्या होगा, देखो वो बता दे रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्या करवा देगा? पेयरिंग करवा देगा। और अगर पेयरिंग करवा देगा तो क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? नहीं होंगे। और अगर अनपेयर्ड नहीं होंगे तो क्या कहलाएगा सर जी? डायामैग्नेटिक। क्या कहलाएगा? डायामैग्नेटिक। कितना सिंपल क्वेश्चन था। NiCl4 में ये वीक लिगेंड है इसलिए पेयरिंग नहीं करवा पाता है, और पेयरिंग नहीं करवा पाता तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। और इस केस में CO इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, पेयरिंग करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा तो भैया क्या हो जाएगा? समझ सकते हैं आप लोग, पेयरिंग करवा देगा तो क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल 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 शानदार तरीके से। जल्दी जल्दी जल्दी, ए बी सी तीनों हो गया है। फटाफट करेंगे, A B C तीनों हो गया, डन
डन। क्वेश्चन नंबर 23 ओवर। क्वेश्चन नंबर 23 ओवर। जल्दी करो। क्लियर? ठीक। देखो वही लिखा हुआ है, एस क्लोरीन इज अ वीक लिगेंड, कैन नॉट पेयर द इलेक्ट्रॉन इन 3d ऑर्बिटल, देयरफॉर NiCl4- इज पैरामैग्नेटिक। और इधर पे बात करें तो CO इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इट कॉजेस 4 इलेक्ट्रॉन टू शिफ्ट 3d, और फिर उसके बाद भैया वो क्या कर देगा, डायमैग्नेटिक। तो बस स्ट्रॉन्ग और वीक का फर्क था। चलिए सर, ये आया ना बढ़िया, ये आया ना बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, मजा आएगा। कह रहा है मेजर प्रोडक्ट बताओ। बस क्या बताओ? मेजर। हमें सिर्फ मेजर पे बात करनी है। सर क्या तुम्हें याद है? हाँ हमें याद है। एल्कोहल की रिएक्शन मैंने किस किस से कराई थी? HBr से, PCl5 से, PCl3 से, SOCl2 से। और जब इनसे कराई थी तो एक ही व्यक्ति आया था, उस व्यक्ति का नाम था हेलोअल्केन। क्या आया था? हेलोअल्केन। तो सेम चीज यहां भी तो बनेगी। ये क्लोरीन हटके यहां से एक Cl लग जाएगा, दैट्स इट। उनने मेजर बोला है, मुझे बाय प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, मुझे बाय प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, तो ये बन के आ जाएगा आपके सामने। OH हटेगा और क्या लग जाएगा? Cl, क्योंकि इसी को अपन कहते हैं हेलोअल्केन्स। क्या कहते हैं? हेलोअल्केन्स। जल्दी। तो पहला वाला आपके सामने हो गया। सेकंड वाला आप बताओ कौन सा रूल लगने वाला है सेकंड में, ये बताइए जरा। हम भी तो देखें किस किस को याद है। सेकंड में कौन सा रूल लगने वाला है? रूल रूल रूल। कौन सा रूल लगने वाला है सेकंड में? इसके अंदर कौन सा रूल यहां पर लगेगा? जल्दी जल्दी जल्दी। सर एक रूल था जिसको कहते थे या तो मार्कोनिकॉफ या तो एंटी मार्कोनिकॉफ। सबसे पहली बात, जिसके ऊपर कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा तो सर मार्कोनिकॉफ लगेगा। और सर आपने मार्कोनिकॉफ को बहुत बढ़िया तरीके से बताया था। क्या बताया था? सर जी अमीर को अमीर बनाओ, गरीब को गरीब बनाओ, पुअर को और पुअर बनाओ, रिच को और रिच बनाओ। नारन 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 नारन, शिवाजी का डायलॉग था ये। और यही मार्कोनिकॉफ रूल कहता है। पुअर मतलब जिसके पास नेगेटिव है, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और अमीर मतलब, रिच मतलब जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, जिसके पास हाइड्रोजन जाएंगे। तो आप समझिए डबल बॉन्ड यही है। इन दोनों कार्बन को बस देखिए, आप मुझे बताओ कौन ज्यादा रिच है? तो सर आपके अकॉर्डिंग जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है वो रिच है, तो सर उसके हिसाब से तो रिच ये हो जाएगा। कौन? आपके हिसाब से तो ये रिच है और ये पुअर है। तो मैंने कहा ठीक है, रूल क्या लिखा है? रिच को और रिच बनाओ, मतलब इसको हाइड्रोजन दे दो, तो हाइड्रोजन जाएगा भैया इसके पास और ब्रोमीन जाएगा भैया इसके पास। चेक करो, नारन नारन, ये देखिए, ये अब CH के पास कौन जा रहा है? Br, और बाहर क्या हो जाएगा? CH3। ये बन गया सेकेंड। ये फर्स्ट वाला और ये सेकेंड वाला, ये दोनों आपके सामने तैयार हो गए हैं। जल्दी देखो एक बार, जल्दी देखो इसको, फिर एक बार क्रॉस चेक कर दें, फिर नीचे वाला करते हैं फटाफट। ना 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 ना, जल्दी 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 जल्दी। इसमें लग गया मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ, और इसमें अपना सिंपल सा रूल कि किसी के साथ भी अल्कोहल की कराओ वो हेलोअल्केन ही बनाता है। और नीचे वाला तो और इजी क्वेश्चन है। चल हो गया, डन, स्क्रीनशॉट लिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बोलता है पब्लिक? क्या बोलती है पब्लिक? ये बोलती है कि इन दोनों को साइड में रख लो, ये दो आंसर मिल गए हैं आपको, तो फालतू पंगे क्यों ले रहे हो? मैंने कहा हाँ ये बात भी है। ये रख लिया इनको यहां, ठीक है। अब भैया पब्लिक उस पर लिख भी दो, नहीं तो बाद में आप कंफ्यूज हो जाओ कौन सा है। ये फर्स्ट वाले का आंसर है और ये सेकंड वाले का। अब बोल रहा है विच हेलोजन कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन। सर SN2 क्या तुम्हें याद है? अरे इस बात पे तो बच्चे भी चिल्लाएंगे, हाँ मुझे याद है। सर जितनी डिग्री कम होगी उतना तगड़ा SN2 होता है। मतलब सबसे पहले नॉर्मल हैलाइड, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, जस्ट अपोजिट ऑफ SN1। ये तो बस ये ढूंढते चले आओ। सर फंस गए। मैंने कहा क्या हुआ? सर पहले क्वेश्चन में तो दोनों मिथाइल वाले। ओह
दोनों मिथाइल वाले हैं सर। अब कौन, तो मैंने कहा था यहां पर एक रूल लगता है बेटर लिविंग ग्रुप। कौन जल्दी जाएगा? कौन सबसे पहले किसका पत्ता काटेगा? तो सर उस केस में आता है आयोडीन। आयोडीन सबसे बढ़िया बेटर लिविंग ग्रुप है, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है, उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, इजीली टूट जाती है। तो इसका जो आंसर होगा बी वाले का, हमारे जो बी वाले का फर्स्ट का जो आंसर है वो आयोडीन वाला होगा, और वो होगा CH3X, सॉरी CH3I। रीजन क्या दोगे कि सर वो रिएक्ट फास्टर करेगा, क्योंकि आयोडीन इज द बेटर लिविंग ग्रुप, बिकॉज आयोडीन इज द बेटर लिविंग ग्रुप, बिकॉज आयोडीन इज द बेटर लिविंग ग्रुप। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अगले वाले पे जाएं, अगले वाले पे जाएं, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब समझो, पहले स्ट्रक्चर बनाओ दोनों के। एक ये रहा, ये हो गया पहला, और ये दूसरा। ठीक, ये पहला और ये दूसरा। सर ये कौन सा है? मिथाइल वाला। ये कौन सी डिग्री है? सर जितने कार्बन जुड़े हो, 1 2 3। सर ये टर्शरी है। तो सर आप तो खुद समझ गए होंगे टर्शरी ज्यादा रिएक्टिव है कि ये वाला? सर ये वाला। तो भैया दूसरे वाले का आंसर भी मिल गया, सेकेंड वाले का आंसर भी मिल गया सर CH3Cl। क्यों? क्योंकि टर्शरी जो होता है वो आसानी से SN2 नहीं दिखाता, वो SN1 दिखाता है। ये आपके पास पूरे आंसर्स तैयार है। एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, फिर बताइए, फिर चेक कर लेते हैं। एक बार देख लीजिए सर, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, और ये चौथा वाला। क्या कहा था मैंने कहा ही था भैया बढ़िया तरीके से हो जाएंगे। इतने आसान पेपर आते हैं भैया केमिस्ट्री के, और आप लोग इसमें इतना सोचते हो कैसे होगा क्या होगा। भैया बस करते चलो। हमेशा कोशिश ये डिटर्मिनेशन रखो, करने की चाह रखो, अपने आप होगा, अपने आप होगा। चलो डन हो गया। स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी अपने कोर्स में क्या बोल रहा है? अकाउंट द फॉलोइंग। अपन को बताना है कि भैया ये क्यों क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है, क्या बात है इसके अंदर ऐसा करने की, और क्यों इस तरीके से ये ऐसा होता चला जा रहा है। तो अभी बता देंगे 2 मिनट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पढ़ो, पहला वाला क्या बोल रहा है? सर प्राइमरी अमीन्स have a higher boiling point than tertiary amine। चलिए पढ़ा। चलिए सर जी क्या बोल रहा है, देखो बहुत इजी है। प्राइमरी अमीन्स हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अ टर्शरी अमीन। रीजन बताओ। देखो प्राइमरी अमीन क्या होता है, ये है प्राइमरी अमीन, दिख रहा है। अब अगर आप प्यार से देखो तो अपन जानते हैं कि नाइट्रोजन भैया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और यहां पर हाइड्रोजन भी है, तो डेफिनेटली इसके अंदर क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ओके सर, ओके सर, इतनी बात तो क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने कहा बस यही आंसर है, हैं? ठीक है। टर्शरी को देखो सर। सर टर्शरी का क्या मतलब होता है? एग्जाम्पल ले लो। ये होता है टर्शरी का मतलब। ये होता है टर्शरी का मतलब। ये देखिए, ये देखिए, ये रहा नाइट्रोजन, 3 लोग से गिरा है, 1 2 और 3। यहां पर सिर्फ 1 से गिरा है, इसलिए ये प्राइमरी और ये टर्शरी। अब अगर आप देखें तो नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, तो नो हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो कैसे कुछ नहीं होगा सर। इसीलिए टर्शरी में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, प्राइमरी में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस सपाट। मैंने कहा था सर, 1 नंबर क्वेश्चन था। फालतू का टेंशन लेते हो, फालतू का सोचते हो बनेगा नहीं बनेगा, ऐसा वैसा। अरे सब बनेगा, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो देखो देखो, चलो। एस प्राइमरी अमीन्स फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन? प्राइमरी अमीन। बट टर्शरी अमीन डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। इसीलिए अपन फिर आगे की तरफ बात करते हैं, कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं मिलती है। बिल्कुल 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 शानदार, लाजवाब। तो ये हो गया अपना ए वाला, ए ए ए
ए फॉर आलू। चलो बी वाला, एनालिन डज नॉट अंडरगो फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब एनालिन फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं दिखा पाता, सुनो। ये रहा एनालिन, आप सब जानते हो उसके पास लोन पेयर होता है। लोन पेयर है तो ये एक्ट करता है लुईस बेस की तरह, ठीक है। फिर कौन आया, AlCl3। कौन आया, AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। कौन आया, एनहाइड्रस AlCl3। सर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको कहते हैं लुईस एसिड। क्या कहते हैं, लुईस एसिड। और ये इसके पास लोन पेयर ज्यादा होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं लुईस बेस। तो क्या करते हैं, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है। ये बेचारा बोलते हैं भैया दे दो हमको, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, सॉल्ट। फिर काय का भैया अल्काइलेशन और काय का असाइलेशन, सब हो गया बर्बाद। कोई असाइलेशन नहीं और कोई अल्काइलेशन नहीं। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो भैया क्या होता है, एनालिन क्यों नहीं बना पाता, क्योंकि एनालिन जो होता है वो लुईस बेस होता है और एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड होता है। ये आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं जिससे बन जाता है सॉल्ट, और ये फिर फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन आपको नहीं देता है। ये फिर आपको फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। एनालिन फॉर्म सॉल्ट विथ लुईस एसिड AlCl3, लुईस एसिड AlCl3। जल्दी, लुईस एसिड AlCl3, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हो गया फर्स्ट और सेकंड आपका कंप्लीट, फर्स्ट और सेकंड आपका कंप्लीट। अब बात है थर्ड वाली पे, ठीक है। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, एक ले लिया। चलो अब बारी है थर्ड वाली की। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो, ये क्या दिख रहा है, सेकेंडरी। सेकेंडरी ज्यादा बेसिक होता है एज कंपेयर टू टर्शरी, ये क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में सेकेंडरी के कंपैरिजन में टर्शरी जो होता है वो कम बेसिक होता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया। हमने कहा ठीक है सर, सुनो, पहले सुनना, पहले समझने की कोशिश करना। हाँ, ये सेकेंडरी हो गया, ये टर्शरी हो गया, दोनों एक्वस में है। तो ये कह रहा है ये ज्यादा बेसिक है और ये कम बेसिक है। अब क्या होता है सर, ये बड़े ग्रुप्स होते हैं, ये लोग आपस में नाइट्रोजन को घेर लेते हैं। ये देखो घेर लिया। अब लोन पे तो नाइट्रोजन के पास है, कहां से देगा भैया, हर जगह से तो घेर के रखा है। तो इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है। पानी में हाइड्रेशन आयन जो होता है पूरे तरीके से इसको घेर लेता है, तो ये अपना लोन पेयर नहीं दे पाता। लेकिन जब इधर की बात करो तो सर देखो, यहां से घेरेगा, यहां से घेरेगा, लेकिन कहीं से तो लोन पेयर दे पाएगा ना, इसीलिए ये आसानी से अपना लोन पेयर देता है। और सेकेंडरी आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू टर्शरी। तो इसका आंसर दिस इज बिकॉज ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ हाइड्रेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। इसकी वजह से सेकेंडरी आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू टर्शरी अमीन्स। यह बात आपको पता होनी चाहिए। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी 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 फटाफट, जल्दी हो गया। चल अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का पार्ट बी, मतलब और में क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है सर, एक बार दिमाग लगाओ फिर मैं बताता हूं। जल्दी 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 सर, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, सारे आंसर जाने चाहिए। ए बी सी, ए बी सी, व्हाट इज ए बी सी। चलिए, देखा आपने ए बी सी, बढ़िया मजेदार है सर, शानदार है। देखो देखो देखो, मैंने हमेशा बोला है टेंशन की बात नहीं लेना, अभी एक एक करके करते हैं। C6H5NO2, सर ये नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप में जब भी SnHCl डलता है सर, आप जानते हैं ये रिडक्शन का काम करता है। और रिडक्शन होता है तो ऑक्सीजन हट जाता है और हाइड्रोजन आ जाता है। तो लीजिए सर, ये बन गया आपका NH2। सर जी एनिलीन तैयार है। क्या तैयार है? एनिलीन। C6H5NH2 एनिलीन कहते हैं। और अगर आपको याद हो तो ये तो ए हो गया, ये तो ए हो गया एनिलीन। अब आगे अगर आप ध्यान से देखो तो क्या लिखा है? NaNO2 और HCl। और सर मैंने इसको पता है क्या पढ़ाया आपको? बहुत तगड़ा पढ़ाया हुआ है। क्या पढ़ाया था सर आपने? इसको कहते हैं HONO। ओ हो, इसको कहते हैं HONO, नाइट्रस एसिड, मतलब डायजोटाइजेशन। यस, तो सर यहां बन जाएगा C6H5N2Cl।
C6H5N2Cl। सर ये बन गया डाइजोनियम सॉल्ट, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका B। अब इसमें डाल दो पानी, क्योंकि ये गाना है, मैं तो पानी पानी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही आप पानी में डालोगे तो एक H और एक Cl चला जाएगा, N2 चला जाएगा और इसके साथ लग जाएगा OH, तो ये बन गया C6H5OH, ये बन गया फिनॉल। C6H5OH ये बन गया फिनॉल। ये हो गया अपना A समाप्त, ये हो गया A अपना समाप्त, C6H5OH, C6H5OH फिनॉल बन गया सर। तो A, B और C, A, B और C आपके सामने। इसमें आंसर नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता। A, B और C आपके सामने है। जल्दी नोट डाउन करेंगे फटाफट 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 फटाफट, मजा आएगा सर, तेजी में मजा आएगा। हो गया डन, ये आ गया A, ये आ गया B और ये आ गया C। सर ये है लास्ट वाला C, ये है, ठीक है। चलो चलो डन। अब अगला ये, सर ये भी आप जानते हो, हाँ सर जी, इसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस। वेरी गुड, इसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस। जब भी हाइड्रोलिसिस होता था, याद करो, क्या तुम्हें याद है, फिर भैया जिस बच्चों ने पढ़ा है, जिनने सॉल्व किया है, वो कहेंगे हाँ हमें याद है। सर जी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ओहो, क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। जब भी हाइड्रोलिसिस होता है तो साइनाइड किसमें का तब्दील होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका ए ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन NH3 के साथ, तो अगर प्यार से देखो, प्यार से देखना सर, इसका एक H और इसका OH क्या बना लेगा? H2O, और ये साथ में जुड़ जाएगा, ये बन गया CH3CO NH2। सर जी ये B बन गया। ओहो हो सर, ये B बन गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। B आपके सामने तैयार है, B आपके सामने तैयार है। जैसे ही अमोनिया से कराया H2O निकल गया और ये बन गया। अब ये करेगा सर किससे? ये करेगा Br2 और KOH, Br2 प्लस KOH। इसका क्या मतलब होता है सर? इसको कहते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, याद है? याद है? हां सर, इसमें CO चला जाता है सर, तो क्या बचेगा? CH3NH2, CH3NH2 क्या बचेगा? CH3NH2। ये आपका C तैयार है सर। डन डना डन डन। A, B और C। A बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आपका बन गया अमाइड, और फिर बन गया आपका अमीन। चेक कर लीजिए सर, शानदार तरीके से चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां पे। बिल्कुल डन डना डन डन, एकदम करेक्ट है सर, एकदम 100% करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो A, B, C, क्वेश्चन नंबर 25 ओवर, क्वेश्चन नंबर 25 ओवर। डन, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे तो मजा आएगा। डिफाइन द टर्म रिलेटेड टू प्रोटीन। सर प्रोटीन से रिलेटेड 3 टर्म दिए उसने, और उसने कहा है कि तीनों के आंसर्स बताइए। सर जी 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहले तो उसने पूछ लिया पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है। तो सर जब 2 अमीनो एसिड्स जोड़ते हैं, मान लो ये एक अमीनो एसिड्स है और ये एक अमीनो एसिड्स है, ये 2 अमीनो एसिड जब जोड़ते हैं तो इनके बीच में एक लिंकेज बनती है, एक बॉन्ड बनता है। उसी बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। और इसको कहते हैं CONH की लिंकेज होती है। किसकी लिंकेज होती है? CONH की लिंकेज आपको देखने को मिलती है। पेप्टाइड लिंकेज इज एन अमाइड फॉर्म बिटवीन COH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप। ये कहां पर प्रेजेंट होता है? हमारे अमीनो एसिड्स के अंदर, और वो लिंकेज कहलाती है CONH लिंकेज। क्या कहलाती है? CONH लिंकेज। इसी को कहते हैं अपन पेप्टाइड लिंकेज। क्या कहते हैं सर जी? पेप्टाइड लिंकेज। बिल्कुल। चलो जल्दी 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 जल्दी। फिर आप जानते हो कि प्रोटीन जो होता है वो 3-4 स्ट्रक्चर में पड़ता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो इनने पूछा है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है,
तो सर जब ये अमीनो एसिड्स जुड़ते चले जाते हैं, मान लो ऐसे, फिर ये जुड़ते चले गए, फिर ये जुड़ते चले गए, तो ये जो अमीनो एसिड्स की चेन बनती है इसी को कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज सेड टू बी द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। इसी को अपन प्राइमरी स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। फटाफट जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी 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 नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट। मजेदार, लाजवाब। फिर लास्ट देखने वाले हैं डीनेचरेशन। ये तो कई बार बताया मैंने आपको, ठीक है। चलो सर क्या होता है प्रोटीन का एक तरीके से बेकार हो जाना। हाँ, प्रोटीन हो गया गड़बड़, जैसे पेट खराब नहीं हो जाता वैसे प्रोटीन खराब हो गया, प्रोटीन खराब हो गया। और इसमें क्या होता है, इसमें दो कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो पीएच और एक टेम्परेचर। या तो पीएच के चेंज होने से या तो टेम्परेचर के चेंज होने से पूरा प्रोटीन बेकार हो जाएगा, प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज बर्बाद हो जाएगी, प्रोटीन पूरा अनकॉइल हो जाएगा। अब दुनिया की कोई भी ताकत इस प्रोटीन को वापस तैयार नहीं कर सकती इससे। इस प्रोसेस को कहा जाता है डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। एग्जांपल देता हूं, जब भी आप अंडे को उबालते हैं, जब भी आप एग को बॉईल करते हैं, एग के अंदर आपने देखा होगा व्हाइट कलर का सेमी लिक्विड टाइप का होता है, लेकिन जब उसको बॉईल कर देते हो तो वो आपका पूरा सॉलिड अंडा हो जाता है। तो सर ये जो होता है वो जो सेमी लिक्विड है वो पूरा का पूरा बेकार हो गया, उसका प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब वो बन जाता है सॉलिड। वो है ना, ये है अंडे का फंडा, बिल्कुल। तो याद रखिए वो जो आपका अंडा बॉईल हो चुका है इसको वापस पुराने वाले अंडे में कोई भी दुनिया की ताकत उसको नहीं कर सकती। तो वंस अगर एक प्रोटीन डीनेचर्ड हो गया उसको वापस नहीं बना सकते, यही लिखा होगा। देखिए, व्हेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म, नेटिव फॉर्म मतलब जो उसका रेगुलर फॉर्म है, इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन पीएच, प्रोटीन लूज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी छोड़ देता है और इसी को कहा जाता है डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या कहा जाता है? डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। फटाफट नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। ये हो गया सर जी क्वेश्चन नंबर 26। यस, जल्दी 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 फटाफट करने वाले हैं, फटाफट जल्दी। हो गया डन। चलिए 27। सर पहली बात तो ये वाला क्वेश्चन अब थोड़े से हट चुके हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन टाइप का है। आपसे वैल्यूज पूछी जा रही क्या है क्या नहीं है। और दूसरी बात, इसके अंदर जो भी टॉपिक यूज हुए हैं ना वो हुए हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसके अंदर के टॉपिक्स यूज हुए हैं। और अगर इसके अंदर के टॉपिक यूज हुए तो फिर अपन वो कंसिडर बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 को अपन कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ये बात मान के चलिए। क्वेश्चन नंबर 27 को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो भले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, लेकिन इसको अपन अंदर कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक तो दूसरा वैल्यू बेस्ड है और दूसरा ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पे, जो कि अपने सिलेबस में अभी नहीं है। तो ये देखो ये यहां तक है क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। ये सब इसके अंदर, ये दोनों के आंसर्स हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। ये मजेदार क्वेश्चन है सर, 3 क्वेश्चन बाकी हैं, 28, 29 और 30। सर पहली बात तो एक बात बोलूंगा सर, ये जो 2 डेफिनेशन ऊपर पूछी है ना ये नहीं बताऊंगा सर। मोलैरिटी क्या होता है सर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। इतनी सिंपल डेफिनेशन आपसे पूछी गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फिर पूछा है मोलार एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है, तो याद करो ये कैसे आया था, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम। तो अब इसको डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, देखो जरा सर, मोलैलिटी को 1 रख दो, मोलैलिटी को 1 रख दो। जैसे आप मोलैलिटी को 1 रखोगे तो केबी किसके बराबर हो गया? डेल्टा टीबी के बराबर। तो बस डिफाइन कर दो कि मोलार एलिवेशन कांस्टेंट is defined as the elevation in boiling point when the molality of the solution is taken as unity या फिर 1। when the molality of the solution is taken as unity या फिर 1। तो भैया बिल्कुल डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वाला क्वेश्चन करना है,
जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी 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 फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। टाइम नहीं है सर, बिल्कुल टाइम नहीं है। हो जाए तो बताइएगा। डन। चलो अब क्या बोल रहा है, अ सोल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ यूरिया, मोलार मास दे दिया है, पर लीटर ऑफ अ सोल्यूशन इन वाटर हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब सर आइसोटोनिक की बात कर रहा है। जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है तो उसको अपन आइसोटोनिक कहते हैं। एज द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर मास इतना दे दिया है इन वाटर, कैलकुलेट द मास ऑफ द ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। अब समझो सर, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा क्योंकि आइसोटोनिक की बात कर दी, तो भैया ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज। तो भैया कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया आर इंटू टी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज आर इंटू टी, यही होगा। पाई इक्वल्स टू सी आर टी होता है। अब कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन वॉल्यूम और मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन वॉल्यूम, यही होता है। ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल। अब क्या बचा, मोल्स ऑफ यूरिया, तो गिवन वेट अपॉन यूरिया अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया इक्वल्स टू गिवन वेट ऑफ ग्लूकोज अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज। होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल सर सही बोले आपने। और अगर ये होगा तो देखिए, गिवन वेट ऑफ यूरिया 15 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास यूरिया 60, गिवन वेट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज 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 वही तो निकालना है, W ऑफ ग्लूकोज लिखो, अपॉन ग्लूकोज का मास। सर जी इनने 190 दिया, लेकिन 190 होना नहीं चाहिए, 180 होगा ये। अगर क्वेश्चन में 190 दिया होता है तो आप 190 लेके सॉल्व कर लेना, लेकिन ग्लूकोज का मास 180 होता है। ठीक है, 63 और 315, तो भैया वेट ऑफ ग्लूकोज आ गया 45 ग्राम। ये देखो वेट ऑफ ग्लूकोज जो सोल्यूशन के अंदर डाला जाएगा वो आएगा 45 ग्राम। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा था, सबसे आसान क्वेश्चन तो यही था। शानदार, लाजवाब। जल्दी ये देखो डेफिनेशन देख लो आप, यही डेफिनेशन मैंने बोली थी। मोलैलिटी इट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलार सॉल्यूशन। फिर ये सॉल्व करते गए, देखो पाई से पाई, फिर ये सी सी एन एन सेम हो गया, फिर यहां का देखो तो 45। यस, देख रहे हो बिल्कुल सेम। मैंने क्या बोला, गलती नहीं होगी अपने साथ, गलती बिल्कुल भी अपने साथ नहीं होने वाली है। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी जल्दी। सर बस 28 का पार्ट और बचा है, फिर एक 29 और एक 30, 2 क्वेश्चन और है, बाकी सब समाप्त। ये देखिए और आ गया भैया, जल्दी देखो जल्दी क्या बोल रहा है क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन इज शोन बाय अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, गिव रीजन। सर आपको यह प्रूव करना है यहां पे कि ये कौन से टाइप का डेविएशन दिखाएगा, पॉजिटिव डेविएशन की नेगेटिव डेविएशन। जी हां, सॉल्यूशन का ही क्वेश्चन है, और फिर एक नीचे सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये भी मजेदार क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो पहले करते हैं फर्स्ट वाला सॉल्व, जल्दी। चलिए तो कौन सा डेविएशन है जान ले क्या, चलो जानते हैं। बढ़िया डेविएशन है सर, अच्छा बढ़िया भी होता है क्या, ठीक है सर। ये कह रहे हैं जब अपन इथेनॉल और एसीटोन को मिलाएंगे, किसको मिलाएंगे, इथेनॉल को एंड एसीटोन को। सर जी इथेनॉल और एसीटोन को जब अपन मिलाएंगे तो सर एक बात याद रखिए, इथेनॉल के अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जी हां, इथेनॉल के अंदर होती है सर जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एसीटोन के अंदर कोई बॉन्डिंग नहीं होती। तो सर जब ये दोनों मिलते हैं ना तो ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ब्रेक, और अब जो बॉन्ड्स बनते हैं इन दोनों के बीच में वो बनते हैं वीक। मतलब इन दोनों के बीच में जो नए बॉन्ड्स बनेंगे वो बॉन्ड बनेंगे वीक। अगर बॉन्ड वीक है तो भैया ये बात कंफर्म मान के चलिए बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना कम बॉइलिंग पॉइंट उतना जल्दी उड़ेगा, और वेपर प्रेशर अगर बढ़ गया तो कौन सा डेविएशन होगा सर, हाँ हाँ पॉजिटिव डेविएशन। कौन सा डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। कौन सा डेविएशन है,
पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। कितना सिंपल क्वेश्चन था, शानदार। तो याद रखना है कि पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ देखने को मिलेगा। चलो भैया जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, एकदम एकदम फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए 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 चलिए, फटाफट हो गया, डन, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो एक बार दिखा भी देता हूं, ये देखिए सर, द मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। देखा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, यस। In pure ethanol, hydrogen bond exists between the molecule on adding acetone to ethanol. Ethanol में अगर acetone को मिलाएंगे, acetone molecule get in between the molecule of ethanol, thus breaking some of the hydrogen bonds and weakening the molecular interaction. This lead to the increase in vapor pressure, resulting in a positive deviation from Raoult's law. कौन सा डेविएशन सर जी? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। कौन सा डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। यही अपन ने आज बात करी, यही बात अपन अभी कर रहे थे। सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। चलो डन डन डना डन डन, जल्दी 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 हो गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको याद हो तो मैंने कई सारे पेपर्स आपको इसके आगे के पूरे पेपर्स करवा दिए, 15 तक सारे पेपर्स हो चुके हैं, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है सर मैं रिपीट नहीं करूंगा बार बार क्वेश्चन को रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है सर। ये बार बार रिपीट करके एक ही चीज बताना नहीं सर, मेरा काम है, आपका काम होना चाहिए। और इसका आंसर मैं आप लोग से चाहता हूं कमेंट सेक्शन के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर मैं आप लोग से चाहता हूं, जो कि आपको देना है, बिल्कुल देना है, नहीं तो हो जाएगी लड़ाई। और लड़ाई होगी जम के, और लड़ाई ऐसी होगी कि फिर रुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं भाई, रुकेगी नहीं, ना रुकेगी ना झुकेगी, बिल्कुल चलती रहेगी। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, बी वाला मतलब बी वाला, बिंदास लाजवाब, ठीक है, करेंगे आप लोग। इसको सॉल्व करके आंसर चाहिए, मैंने टाइम देख लिया है, टाइम देख लिया, हाँ टाइम हो रहा है, ठीक। चलो अब इसको देखेंगे। सर ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है। अगर आप लोग चेक करेंगे तो शायद 15, 16, 17 में से किसी पेपर में ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है, मुझे ऐसा याद आ रहा है क्योंकि अपन ने ये पढ़ चुका है, ठीक है। चलो भैया देखते हैं आगे, आ जाओ। सर अपन सब जानते हैं, ये देखिए अपना डाइक्रोमेट आयन। मैंने आपको पढ़ाया था छोटे भाई को एसिड में डालो बड़ा भाई बनता है, लेकिन बड़े भाई को अगर बेस में डाल दो तो छोटा भाई बन जाता है। ये देखिए क्रोमेट प्लस H2O, जैसे ही आपने डाइक्रोमेट को बेस में डाला ये बन गया क्रोमेट और पानी अलग हो गया। अब इधर देखो KMnO4, जानते हो आप KMnO4, MnO4 माइनस, इसको काय में डाला? एसिडिक मीडियम में। काय में? एसिडिक मीडियम में, तो ये बन गया MnO2। क्या बन गया सर जी? MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड। क्या बन गया सर जी? मैग्नीज ऑक्साइड। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है, डन। चल अब पहला क्या बोला है? जिंक इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं बोलते? सर पहली बात, ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता है जिसके पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो, उसको अपन कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या हो सर जी? पार्शली फिल्ड। पार्शली फिल्ड का मतलब समझते हो? पार्शली फिल्ड का मतलब होता है आधी, जैसे कि भैया D1, D5, D7, D9 क्या नहीं होना चाहिए? D0 नहीं होना चाहिए और D10 नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे, ये बात याद रखो। और भैया जिंक के पास होता है D10, जिंक के पास होता है D10, इसीलिए जिंक को अपन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। जिंक को इसीलिए अपन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते, इस बात का बिल्कुल याद रखना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है? ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। चलो भैया वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बहुत सारे फैक्टर्स यहां पर काम करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। पहले ये देख लीजिए, जिंक हैज 3d10 4s2 configuration with no unpaired d electrons and hence it is not considered as a transition element. अब ट्रांजिशन एलिमेंट हैज वैकेंट ऑर्बिटल टू अकोमोडेट
lone pair of electrons for bond formation and have high charge density, therefore they form complexes. भैया ये कह रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स क्यों बनाता है, क्योंकि भैया इनके पास होती है वैकेंट डी ऑर्बिटल, जिसमें ये क्या कहते हैं, आजा आजा लोन पेयर लेके आजा, और लोन पेयर लेते चले जाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते चले जाते हैं, आया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसीलिए ये बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस तैयार करते हैं। कौन? ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स लपक के कॉम्प्लेक्स तैयार करते हुए चले जाते हैं। बिल्कुल शानदार। चलो क्लियर है, डन। स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी जल्दी, स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी 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 जल्दी, हो गया। चलो अब यहां देखें, द ई नॉट वैल्यू फॉर द Mn3 प्लस से Mn2 प्लस कपल इज मच मोर पॉजिटिव देन द Cr, सॉरी यहां पर Cr आएगा, Cr3 प्लस से Cr2 प्लस। अब समझो, कह रहे हैं Mn3 प्लस से 2 प्लस होना चाहता है, लेकिन Cr3 प्लस से 2 प्लस होना नहीं चाहता है। ये क्वेश्चन है। तो भैया इसका आंसर बहुत सिंपल है, देखिए सर, क्योंकि हाफ फील्ड यहां पर देखिए Mn3 प्लस क्या चाह रहा है, 2 प्लस में होना। कैसे? क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, दैट मींस वो इसमें कन्वर्ट होगा। क्योंकि सर अगर मैं ध्यान से आपको बोलूं देखने को, Mn3 प्लस का मतलब क्या हुआ? पहली बात तो मैग्नीज कितना होता है, 3d5 4s2, यही होता है कि नहीं होता? 3d5 4s2, बिल्कुल यही होता है। अब अगर मैं इधर पे देखूं तो इधर क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें से अब 3 इलेक्ट्रॉन उड़ाओ तो 2 गए और 1 गया, यहां से तो 4 बचे। ये आया किसके लिए? इसके लिए। अब इसके लिए अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, एक और चला जाएगा तो ये बचेगा 3d3 4s0, यही बचेगा। और अपन जानते हैं ये डी ऑर्बिटल 2 पार्ट में टूटती है। ओहो हां सर, ये तो हम भूल ही गए, डी ऑर्बिटल 2 पार्ट में टूटती है, ऊपर वाली 2, नीचे वाली 3। नीचे वाली को कहते हैं Eg, सॉरी नीचे वाली में 3, नीचे वाली को कहते हैं T2G, ऊपर वाली को कहते हैं Eg। अब क्या होगा, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, अगर देखा जाए तो यह हाफ फील्ड है क्या? नहीं है, इसीलिए यह हाफ फील्ड हो जाती है। कौन सी? हमारी Mn2 प्लस, और यह हाफ फील्ड नहीं हो पाती, इसीलिए यह ज्यादा स्टेबल है। तो वो पूरी कोशिश करता है कि वो Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो जाए। देखिए, ड्यू टू हाई स्टेबिलिटी ऑफ Mn2 प्लस, ड्यू टू इट्स हाफ फील्ड 3D सबशेल, हाफ फील्ड 3D सबशेल, देन Mn3 प्लस। अब Cr का देख लो, Cr3 प्लस देख लो क्या है। क्रोमियम क्या होता है सर? क्रोमियम होता है 3d5 4s1, यही होता है। अब यहां से देखो 3 उड़ाने, 3 में से 1 गया और ये हो जाएगा 3d3, सेम। तो ये भी क्या हो जाएगा? हाफ फील्ड। तो भैया ये क्यों चाहेगा? तो ये पूरी कोशिश करेगा कि ये किसमें कन्वर्ट ना हो, Cr+2 में, क्योंकि ये नहीं होगा हाफ फील्ड। तो ये इसमें कन्वर्ट होना नहीं चाहता, लेकिन ये इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा। दैट्स वाई इनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है और इसकी वैल्यू पॉजिटिव नहीं होती, क्योंकि ये स्टेबल है और यहां पे ये स्टेबल है। यही तो मैं समझाना चाह रहा था। जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे, फटाफट जल्दी नोट डाउन करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल बिंदास, जल्दी। नर 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 नर, हो गया? चल हां, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का ही आधा है, ठीक है, बढ़िया, इजी है, इजी है। क्या बोल रहा है? विथ रेफरेंस टू स्ट्रक्चरल वेरिएबिलिटी एंड केमिकल रिएक्टिविटी राइट द डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स। ठीक है सर, बता देंगे। ये बिल्कुल सिंपल डिफरेंस है, जो कि मैं आपके सामने कई बार लेके आया हूं। सबसे पहले, एक्टेनाइड्स हैव स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, मतलब कि एक्टेनाइड्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना पाते हैं एज कंपेयर टू लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड फॉर्म्स लेस कॉम्प्लेक्सेस, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कम बनाता है। इधर आओ, दे शो मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन? एक्टेनाइड्स, क्योंकि इनकी जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, सॉरी इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है उनकी एनर्जी लगभग बराबर होती है। इधर दे शो लेस नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कम दिखाते हैं। आगे, दे आर रेडियो एक्टिव, ये सबके सब रेडियो एक्टिव होते हैं, लेकिन लेंथेनाइड में सिर्फ एक ही रेडियो एक्टिव होता है। लेंथेनाइड्स एक्सेप्ट प्रोमेथियम इज नॉट रेडियो एक्टिव।
लेंथेनॉइड्स एक्सेप्ट प्लूटोनियम इज नॉट रेडियो एक्टिव। ठीक है, सारे के सारे नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, सिर्फ कौन होता है? प्रोमेथियम। यही आपका एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, बाकी के सारे लेंथेनॉइड्स रेडियो एक्टिव नहीं होते, और एक्टिनोइड्स सारे के सारे रेडियो एक्टिव देखने को मिलते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे भैया, जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी। हो गया डन? चलो आगे आएंगे। नेम अ मेंबर ऑफ द लेंथेनॉइड सीरीज which is well known to exhibit +4 oxidation state। सर जी सीरियम। कौन है सर जी? सीरियम। सीरियम एक एलिमेंट है जो आपको पाया जाता है लेंथेनॉइड्स के अंदर, जो दिखाता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या दिखाता है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का काम करता है। देखिए, सीरियम is a lanthanide element which is well known to exhibit +4 oxidation state। जो सबसे ज्यादा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का काम कौन करता है? सीरियम करता है। हमने कहा बहुत शानदार। उसके बाद फिर ये सिंपल ही है, KMnO4 को हमने एसिडिक मीडियम में डाला 5 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो क्या बन गया? MnO2, Mn+2। मैग्नीज का क्या हो गया? सिंपल सी बात है, अगर देखा जाए तो पहले यहां पर +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट थी, अब +2 की। मतलब ये बता रहा है कि उसने अपना रिडक्शन करवा लिया, और वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि हम जानते हैं KMnO4 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी गुड, ठीक है। फिर हमने बोला था Mn3+ और Cr3+ में से कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, तो हमने चेक करने को देखा, तो हमने कहा कि भैया हमें Mn3+ देखना है। क्या देखना है? हमें Mn3+ देखना है। ठीक है, रुक जाओ एक बार चेक कर लेते, क्या पूछा था उसने पीछे। Mn3+ और Cr3+ दोनों 3+ है। चलो, Mn3+ और Cr3+ दोनों में उसने बोला ये बता दो कौन ज्यादा क्या है अपना, जल्दी बताओ कौन ज्यादा क्या है? पैरामैग्नेटिक। ठीक है भैया, तो पहले मैग्नीज बताओ। मैग्नीज होता है 25, तो 3d5 4s2 यही होता है। अब भैया +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चले आएंगे। चल हटाओ, ओ गया, इसमें से भी एक जाएगा, कितने बचा? 4। ओपन करो भाई। भैया हुंस भैया आएंगे। कौन से भैया आएंगे? हुंस भैया। हुंस ने कहा था सबको सिंगल बनना है, 1 2 3 4, तो भैया इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। किसके पास? मैग्नीज के पास। अब क्रोमियम भैया से बात कर लें, ये चाचा से भी तो पूछ लें इनका क्या हाल है। ठीक है भैया, तो क्रोमियम होता है आर्गन, 3d5 4s1। ठीक है, उसके ऊपर भी 3+ है, तो भैया 3 इलेक्ट्रॉन उड़ाना है, तो 1 गया, इसमें से 2 गए, कितने बचे? 3 बचे। तो फिर से मैग्नीज भैया ने हुंस भैया का रूल लगाएंगे, 1 2 3, इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 है, तो पक्की बात है कि मैग्नीज का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा है एज कंपेयर टू क्रोमियम। चलिए, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। मैग्नीज 3+ इज मोर पैरामैग्नेटिक एज इट कंटेन 4 unpaired electrons while Cr3+ has only 3। ये बात याद रखनी है, बिल्कुल ये बात याद रखनी है, बिल्कुल सॉल्व क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व। जल्दी नोट डाउन करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व। बढ़िया, चलो क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व। चलिए, क्या पूछा इसमें? अब चलिए, मजा आएगा। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग रिएजेंट। जो अपना इथेनॉल है वो रिएक्ट कर रहा है, पहले वो HCN से रिएक्ट करेगा, फिर वो NH2O2 से रिएक्ट करेगा, और फिर भैया वो आपके डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट करेगा। भैया मैं तो कोई 2 ही पढ़ाऊंगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि भैया मैंने तीनों पढ़ा चुके हैं, मैंने तीनों करवा चुके हैं, इसलिए मैं कोई 2 कराऊंगा। अब आप बता दो कौन से 2 कराऊं? सर देखो चलो पहले वाला HCN करवाते हैं। ठीक है, नारन 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 नारन, ये देखो यही है, इसकी रिएक्शन किससे? HCN। अब देखो क्या होने वाला है, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, तो माइनस प्लस वाला माइनस के पास और माइनस वाला प्लस के पास। ठीक है, क्या बचेगा? CH3C, ऊपर लग जाएगा OH, यहां पर H है ही, और नीचे लग जाएगा CN। सर ये देखो, इसको कहते हैं साइनोहाइड्रिन, इसको कहते हैं साइनोहाइड्रिन। तो HCN वाला हो गया आपके सामने साइनोहाइड्रिन। क्या कहते हैं इसको? साइनोहाइड्रिन। जल्दी देखिए ध्यान से,
क्या बन गया सर जी? साइनोहाइड्रिन। फटाफट, साइनोहाइड्रिन। ठीक है, क्लियर, डन। जल्दी फटाफट बनाओ, बहुत इजी बनाए। ठीक है, नेक्स्ट किसके साथ है सर? सर हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ है। अरे मैंने ये पढ़ाया हुआ है भाई, बिल्कुल पढ़ाया हुआ है, इसको याद करो, हाइड्रोक्सिल अमीन। हाँ सर, एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनेगा जो मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने कहा था इसको हमेशा ऐसे ही बनाना, क्योंकि यहां से निकल जाता है पानी पानी हो गई, ये देखो H2O बाहर, तो क्या बचेगा? CH3, C ऊपर H, डबल बॉन्ड से क्या जुड़ गया? N और OH, बस, और साथ में पानी को बाहर कर दिया। इसको कहते हैं ऑक्साइम, इसको कहते हैं ऑक्साइम। क्या कहते हैं इसको अपन? ऑक्साइम। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बन चुका है आपका ऑक्साइम। बिल्कुल शानदार, लाजवाब। ठीक है, डन। अच्छा, और ये जो थर्ड वाला है ना सर, ये है अपना एल्डोल। जी हां, क्या है सर? एल्डोल। और एल्डोल मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि कई बार एल्डोल कंडेंसेशन में करवा चुका हूं। देखो, ये देखिए, पहला वाला साइनोहाइड्रिन और दूसरा वाला, ये मैच करो, CH3 CH N और OH, ये बन गया ऑक्साइम। और ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन दिया है। क्या दिया है आपका? एल्डोल कंडेंसेशन। यस, चलो अब बारी आती है नीचे वाले की। अब बारी आती है नीचे वाले की। किसकी? नीचे वाले की। क्या करना है? केमिकल टेस्ट। क्या देखना है? केमिकल टेस्ट, कि इन दोनों को अपन कैसे डिस्टिंग्विश कर सके। मैंने कहा ठीक है सर, बहुत इजी लग रहा है, 2 मिनट में आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, आपके पास 2 मिनट में आ जाएगा। सर सबसे पहली बात तो ऊपर वाला क्या दिख रहा है? बेंजोइक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है। इधर क्या है? फिनॉल। फिनॉल मतलब बेंजीन के साथ OH लगाए। सर इसको डाल दो FeCl3 सॉल्यूशन में। किस में डाल दो? FeCl3 में। सर बेंजोइक एसिड FeCl3 के साथ एक PPT बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिनॉल के साथ एक ही कलर मिलेगा, वॉयलेट कलर। कौन सा कलर मिलेगा? वॉयलेट कलर। और मैंने कहा था उसको देखने के एक ही तरीका होता है, वो जैसी बने ना, आप अपने बेसिन में डाल दो उसको, क्योंकि वाइट बेसिन पे बहुत बढ़िया वॉयलेट कलर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? वॉयलेट कलर बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। जी हां। और लास्ट वाला क्या है? प्रोपेनल और प्रोपेनोन। और अगर मैं एक बात बताऊं, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। अब भैया ये तो सबसे आसान हो गया, एल्डिहाइड कीटोन वाला। इसमें क्या करोगे? सर जी एल्डिहाइड कौन देता है? टॉलेंस दे देता है क्या नहीं देता है? हाँ, टॉलेंस रिएजेंट लगा दो, यहां पर सिल्वर मिरर टेस्ट मिल जाएगा। किसके अंदर? एल्डिहाइड प्रोपेनल के अंदर, और प्रोपेनोन के अंदर नो रिएक्शन मिलेगी। क्या मिलेगी सर? नो रिएक्शन। देख सकते हो, देखो, एडिंग FeCl3 सॉल्यूशन इन बोथ द सॉल्यूशन, फिनॉल फॉर्म्स वॉयलेट कलर। फिनॉल क्या बना लेगा? वॉयलेट कलर बना लेगा, लेकिन बेंजोइक एसिड नहीं बना पाएगा वॉयलेट कलर। दूसरी बात, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट कौन दे देगा? प्रोपेनल दे देगा। अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट को टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। इन बोथ ऑफ द सॉल्यूशन प्रोपेनल गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट, क्योंकि उसके अंदर एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड का टेस्ट होता है कौन सा? टॉलेंस रिएजेंट। वेयर एज प्रोपेनोन डज नॉट, क्योंकि कीटोन ये टेस्ट नहीं देता, कीटोन ये टेस्ट नहीं देता है। चलो जल्दी 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 फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां पर। जल्दी जल्दी जल्दी। फिर इसी का पार्ट 2 देखने वाले हैं शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से, 1 नंबर। ये देखिए 30 का और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। चलिए तो कर दे लास्ट क्वेश्चन समाप्त। चलिए आ जाइए। बिल्कुल, क्या बोल रहा है सर जी? अकाउंट द फॉलोइंग। हाँ भाई, करते हैं करते हैं करते हैं। सर क्लोरीन ये दे दिया एक, ठीक है। कह रहा है ये स्ट्रॉन्गर एसिड है देन कार्बोक्सिलिक एसिड। सर एक बात बताता हूं, मैंने आपको एक ही चीज पढ़ाई है बस। अगर किसी के पास भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, कौन सा जुड़ा हुआ है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, भैया वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, बस इतना याद रखो। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब माइनस आई इफेक्ट। कौन सा? माइनस आई इफेक्ट। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है दुनिया की तारीख में, भैया वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा, ये बात मान के चलो।
मान के चलो तो इस केस में अगर देखें तो यहां तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, लेकिन यहां पर Cl है, तो ये वाला केस जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सॉरी इसमें है तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, ये नहीं बढ़ा पाएगा। तो फर्स्ट वाला यहां पर मेन आंसर होगा, फर्स्ट वाला यहां पर मेन आंसर होगा, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये देखिए ये देखिए क्लोरीन वाला ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। देखो बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन एटम, यही कहा था, माइनस आई इफेक्ट किसका, क्लोरीन के वजह से, प्लस आई इफेक्ट किसमें, नेक्स्ट वाले में, और प्लस आई इफेक्ट कम करता है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द OH बॉन्ड इन CH3 वाले में ज्यादा लोअर होती है एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड, हेंस Cl वाला जो है वो ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कि इथेनोइक एसिड। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आप तो बस इतना याद रखो, माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। चल डन, जल्दी 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 फटाफट। नारन्ना दूसरा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट गिव रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ओके, तो सर फर्क है, देखो जरा, कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, ऐसा, यही होता है अपना कार्बोनिल ग्रुप, ये वाला जो एल्डिहाइड कीटोन में होता है। लेकिन जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, इसमें कार्बोनिल ग्रुप पूरे तरीके से नहीं हो पाता, यहां पर हो जाता है रेजोनेंस। क्या हो जाता है यहां पर, रेजोनेंस, और रेजोनेंस के चलते यहां पर कार्बोनिल ग्रुप अच्छे से प्रेजेंट नहीं हो पाता, जिसके चलते वो सारी रिएक्शंस भी प्रोसीड नहीं कर सकता। यही चीज यहां लिखी है नीचे, देखो, द कार्बोनिल ग्रुप एटम इन कार्बोक्सिलिक एसिड इज, क्या बोला, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। क्या होती है सर, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इसीलिए अपन आगे बात नहीं कर पाते, आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। बिल्कुल शानदार, लाजवाब, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। चलो आगे मूव करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए कितने इजी है सर, शानदार। पहले इसका नोट डाउन करो, जल्दी लो, जल्दी नोट डाउन करो। हो गया, चलो ये कहां गया, आगे क्या पूछा है, ओहो रोजनमंड रिएक्शन। वैसे तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है बता देते हैं, रोजनमंड रिएक्शन भी। रोजनमंड में हाइड्रोजन होता है किसके प्रेजेंस में, पैलेडियम BaSO4, पैलेडियम बेरियम सल्फेट। अब समझना क्या होगा, देखो बिल्कुल यहां पर 2H2 है, तो 2H एक ऑक्सीजन क्या बना लेगा, 2H2। ऐसा होगा क्या, नहीं होगा सर जी, गलत लिखा है। मैंने कहा जी बिल्कुल गलत लिखा है। क्या गलत लिखा है, ये होता है CH3COCl, एसिटाइल क्लोराइड होता है जी बिल्कुल। अब देखो सब बस मेरी बात में, हाँ सर, एक H और एक Cl क्या बना लेगा, Cl और एक H इसके पास लग जाएगा। सर एल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन है ये, इसको कहते हैं रोजनमंड। एल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन है सर, इसको कहते हैं रोजनमंड। जल्दी 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 चेक करना है क्या, चेक करना है क्या, ये देखो, ये देखिए ऊपर लिखी हुई है, ये देखिए CH3COCl, इनने बेंजीन को लेके करवाई है, मैंने ऐसे करा दी, प्लस H2 PDBSO4, ये बन गया एल्डिहाइड। अब एक और है, कैनिजारो पूछिए, कैनिजारो सुनो सर, ये तो मेरी सबसे फेवरेट है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते उनको ले लिया करो, कुछ नहीं करना है, NaOH में डालना है। तो सर मैंने आपको पढ़ाया था, ये दो हैं, एक का ऑक्सीडेशन करवा देना, एक का रिडक्शन। तो अपन जानते हैं एल्डिहाइड का रिडक्शन काय में होता है सर जी, सबसे पहले तो अल्कोहल। एल्डिहाइड एक कार्बन का एल्डिहाइड था, तो एक कार्बन का क्या बन गया अपने पास, अल्कोहल बन गया। अब एक कार्बन का अपने पास एल्डिहाइड है, तो क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन होके सर जी कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लेकिन सर आपने तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोला, आपने तो सॉल्ट बना दिया। तो मैंने कहा वही तो, यहां बनता कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन वो एसिड एसिड, ये बोलता है मैं बेस बेस, एसिड और बेस टकरा के क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। इसलिए हमेशा यहां आपका सेल सॉल्ट बनेगा, हमेशा आपका यहां पे सॉल्ट बनेगा। देख लीजिए बगल में सेम चीज यहां पर। और देखिए अगर आपको यहां पर सॉल्ट नहीं बनाना है, तो फिर यहां पर एक काम करिए, दूसरी, ये पहली स्टेप हो गई, दूसरी स्टेप में यहां पर एसिडिक मीडियम डाल दो।
जैसे ही अगर आप H+ डाल दोगे तो फिर यहां से Na हटके यहां पर H लग जाएगा, जो कि इनने किया है। पहले NaOH कराया तो ये दोनों बन गए होंगे, फिर H+ करा दिया तो आपका क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। जल्दी 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 जल्दी, एक लास्ट और है इसके अंदर। स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी, अब लेंगे स्क्रीनशॉट ना ना। ये देखिए 2 क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, कौन सा आइडोफॉर्म देगा, कौन सा आइडोफॉर्म देगा। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर आई थिंक दोनों सेम बन गए हैं। हाँ, एक गलती हो गई है दोनों में, ये वाले क्वेश्चन में गलती हो गई है। यहां पर रुक जाओ, बना रहा हूं, क्या गलती हुई है बता रहा हूं। ये यहां पर 2 कार्बन है, यहां पे 2 कार्बन है, और यहां पर एक साइड 3 है और यहां पर 1 है। अब देखो सर, मैं इनको लिखना चाहता हूं एक और बार नीचे, कि आपको क्लियर हो जाए। यहां पर थोड़ा सा क्या हो गया बेटा, लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। ये है पहला, ये है ये वाला, अब ये वाला बना रहा हूं। ये देखो, अब यहां पर मैं बस एक चीज कहूंगा, सर जी आपको आइडोफॉर्म टेस्ट देना है तो आप सिर्फ कीटोन को देखो। सर उसके एक अगल बगल में, फंक्शनल ग्रुप के अगल बगल में मिथाइल होना चाहिए। इसके बगल में इथाइल है, इसके बगल में भी इथाइल है, तो ये आइडोफॉर्म नहीं देगा, ये आइडोफॉर्म नहीं देगा। लेकिन इधर पे देखो, इसके बगल में प्रोपाइल है, लेकिन इसके एक साइड पे मिल गया मिथाइल, मिल गया मिथाइल, और अगर मिथाइल मिल गया तो ये आइडोफॉर्म दे देगा, ये आइडोफॉर्म दे देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से आइडोफॉर्म देगा सर, एक तरफा आइडोफॉर्म देगा। तो मतलब ये सेकंड वाला आइडोफॉर्म देगा, फर्स्ट वाला नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास मिथाइल ग्रुप है एक साइड में फंक्शनल ग्रुप के, उसके पास मिथाइल ग्रुप नहीं। जल्दी नोट डाउन करेंगे सर। ये देखो कौन सा वाला दे रहा है, रुको सर मैच कर लीजिए, वो वाला दे रहा है, वो देखो वो आइडोफॉर्म दे रहा है, ये आइडोफॉर्म नहीं देगा। चलिए बिल्कुल शानदार तरीके से ये क्वेश्चन हो गया यहां पे सॉल्व, बढ़िया। ओ फाइनली खत्म, फाइनली ये वाला हो गया है अपना समाप्त। कोई दिक्कत की बात नहीं आई है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आई है। मैंने कहा था ना आपको बस शानदार तरीके से मेरे साथ करना है, बढ़िया। तो ये पेपर होता है यहीं पर समाप्त। पेपर कौन सा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2014 का भी आज हो गया है समाप्त। जो जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए, जो जो क्वेश्चन के मैंने आंसर मांगे, अगर कमेंट सेक्शन में नहीं मिले तो सोच लेना बेटा, दिक्कत हो जाएगी। चमका ना पक्का। अगर वीडियो पसंद आया तो भैया लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है? ओके, तो फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही शानदार लेक्चर में, ऐसी बढ़िया बढ़िया चीजों के साथ। मैग्नेट बेन्स के साथ बने रहिए, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।